हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। डिपेंड करता है कि तुम लोग किस टाइम ये वीडियो देख रहे हो, क्योंकि तुम लोग के हाथ में है मेरा कंट्रोल, है ना। तो देखो, हम लोग कॉस्ट शीट कर रहे थे और कॉस्ट शीट का हम लोग बिल्कुल एक बेसिक स्ट्रक्चर अब समझ चुके हैं बहुत अच्छे से। मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोग को समझ में आ गया, पर देन ऑल्सो वी हैव टू प्रैक्टिस लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चन। और देखो, एक बात मैं तुमको ये भी बता दूं कि इंस्टीट्यूट की बुक में जो क्वेश्चंस दिए हैं दैट इज नॉट सफिशिएंट फॉर अस। ठीक है, मतलब इंस्टीट्यूट की बुक में कुछ 7 इलस्ट्रेशन अराउंड दिए, कुछ 7 to 8 एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं, नंबर्स पर इतने ही हैं। तो गाइस, उससे तो बहुत ज्यादा भाई 30-40 क्वेश्चन हमको करने ही पड़ेंगे। 30-40 क्वेश्चन इधर साइड में अलग से करने पड़ेंगे, फिर वो 7 इलस्ट्रेशन अलग से करेंगे, फिर उसके बाद कुछ ऐसे क्वेश्चन जो मुझे आरटीपी एमटीपी से लगते हैं कि मैं तुमको करवाना चाहता हूं वो मैं करवाऊंगा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, जो मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोग को नहीं बनने वाले हैं, है ना। तो इसीलिए गाइज अब हम लोग क्वेश्चन के तुम लोग को स्टार्ट करने वाले। ये देखो, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने जो हार्ड कॉपी बुक रहती है उसी से बस मस्त तुम लोगों के लिए निकाल के बना दिया है। यहाँ पर क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन मेरे को हर कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन डाल के रखे। तो देखो, पढ़ने का तरीका कैसा रहेगा, थोड़ा सा पहले हम उसको समझते हैं। देखो, मैं तुमको क्वेश्चन कराऊंगा तो शुरू में तो बेसिक कॉस्ट शीट के 1-2 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, जिससे तुमको समझ में एक स्ट्रक्चर कैसे होता है कॉस्ट शीट का, कि एक्चुअल जब क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है प्रैक्टिकल क्वेश्चन, तो कैसे उसकी फॉर्मेट करनी है, कैसे हमको उसको बनाना है। तो भैया क्या है, हम ये फाउंडेशन में सीखे हैं। फाउंडेशन में तुम सीखे हो पर बहुत लो लेवल का था, थोड़ा सा हाई लेवल होगा भाई, इंटर में आ चुके हो, है ना। तो इस बात को तुमको समझना है। तो देखो, जब हम लोग पहले तो शुरू में बेसिक तुम्हारी अच्छी एक नींव बनाते हैं कॉस्ट शीट की, फिर हम लोग आगे टफनेस बढ़ते जाएगी, कॉस्ट शीट बहुत हाई लेवल तक जाएगा। कॉस्ट शीट का क्वेश्चन तुम एक्सपेक्ट भी नहीं कियोगे इतने हाई लेवल तक जाएगा, लेकिन द पॉइंट इज कि वो हाई लेवल तुम्हारे लिए नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुम किससे पढ़ रहे हो, है ना। तो इसीलिए वो तुम्हारे लिए हाई लेवल नहीं होगा, तुम्हारे लिए वो इजी होने वाला है। टेंशन की बात बिल्कुल नहीं है, तुमको हर कॉन्सेप्ट धीरे धीरे प्यार से और अच्छे से समझाया जाएगा, ताकि तुम्हारे बेजे में ऐसे फीड हो जाए कि वहां से फिर वो निकल ही ना पाए। ठीक है, क्योंकि हमको फ्यूचर में चीज ध्यान में आने वाली। तो देखो, मैं तुमको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, फिर उस क्वेश्चन के अंदर जो कॉन्सेप्ट होगा ना, उस कॉन्सेप्ट को मैं तुमको लिखाऊंगा। तो प्रॉपर नोटिंग सबके कॉपी में होनी चाहिए, क्योंकि द पॉइंट इज, तुम लोग जानते हो, मेरा जब मन करेगा मैं तुम लोग से तुम्हारी कॉपी की फोटो मंगा लूंगा। मेरा जब मन करेगा मैं बोलूंगा चलो XYZ स्टूडेंट का नाम है, मैं बोलूंगा चल बेटा फोटो भेज कॉपी की, है ना। और अगर तुम नहीं भेज पाए तो फिर शामत आएगी, है ना, जानते हो ना। तो इसीलिए, है ना, तो बेटा तुमको अपनी तरफ से प्रोफेशनल स्टूडेंट हो, तुमको वैसा बिहेव करना है ना। तो इसीलिए तुमको खुद ही के तरफ से अवेयर रहना है कि नहीं, हमको प्रॉपर नोटिंग कॉपी में करनी है। तो प्रॉपर नोट्स आपको बनाने हैं। कॉस्ट शीट का हम लोग अभी तक सिर्फ फॉर्मेट सीखे। फॉर्मेट में एक्सपेक्ट कर रहा हूं हर बच्चे की कॉपी के पहले पेज में कॉस्ट शीट में तुमको फॉर्मेट दिख रहा होगा, अपार्ट फ्रॉम वो सब जो मैं तुमको लिखवाया था शुरू में, उसके अलावा तुमको फॉर्मेट दिख रहा होगा। ठीक है, तो अब हम लोग लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने देखो, ये रहा। अब तुम लोग को ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने होगा प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो प्रिंटेड वाला फॉर्मेट अपने सामने रखना। ठीक है, क्योंकि मैं थोड़े टाइम के बाद, मतलब वही शुरू में तुमको क्वेश्चन दिखा दिखा करूंगा, थोड़े टाइम के बाद मैं भी प्रिंटेड वाला रखूंगा, तुम भी प्रिंटेड वाला रखना, क्योंकि बार बार फिर ऐसे करो, फिर ऐसे करो, फिर ऐसे करो, फिर ऐसे बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो प्रिंटेड वाला अपने सामने ही रखना। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1, इन अ फैक्ट्री 500 यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट ए वर मैन्युफैक्चर्ड इन द मंथ ऑफ जून 2011। ओके, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स ऑब्टेन फ्रॉम द कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट। सबसे पहली बात, क्वेश्चन को पहले शब्द से लेकर आखिरी शब्द तक पढ़ने की आदत डालो। ठीक है, बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड 50,000। आहा, देखो काम कैसे आसान किया क्वेश्चन ने। डायरेक्ट हमको रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड दे दिया। कॉस्ट शीट में बताओ हमको क्या चाहिए रहता है, कॉस्ट शीट में भैया हमको रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ही चाहिए होता है। मिल गया, ठीक है, डायरेक्ट मिल गया। फिर उसके बाद देखो, ऑफिस ओवरहेड्स दिए आपको 12,000 के। उसके बाद देखो, डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है आपको 40,000 का। सेलिंग ओवरहेड्स आपको दिए हुए हैं 8,000 के। फैक्ट्री के ओवरहेड्स आपको दिए हुए हैं 20,000 के। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आपको दिए हुए क्वेश्चन में 10,000 के। और आपको बोल रहा है कॉस्ट शीट बनाओ। ठीक है, तो बना लेते हैं। तो आप सबसे पहले फॉर्मेट बनाओगे। फॉर्मेट क्या होता है कॉस्ट शीट का? कॉस्ट शीट फॉर द, कौन सा महीना है ये देखो, जुलाई 2010 का महीना है। ठीक है, फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, जून है, सॉरी मैं जुलाई उसको प्रोनाउंस कर दिया था, जून 2010। बच्चे बोल रहे भैया कैसे जून को जुलाई कैसे पढ़ दे रहे हो सुबह सुबह? नहीं नहीं भाई, बिल्कुल नहीं, हम ये सब चीजों से दूर रहते हैं, है ना। तुम लोगों को तो पता है यार, हम लोग सेम कैटेगरी वाले हैं। हमको पता है हमारे लिए क्या चीजें सही हैं और क्या चीजें गलत हैं, है ना, है ना बच्चों। देखो, हम लोग बात करते करते पढ़ेंगे ना, नहीं तो बात नहीं करेंगे यार, बोरिंग हो जाएगी क्लास। बात करते करते, इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन। तुम लोग भी मेरे से बात करते रहो वीडियो में, मैं भी तुमसे बात करते रह रहा हूँ। पहले लिख लो पर्टिकुलर्स, सिंपल सा फॉर्मेट बनाएंगे, और अमाउंट इन रुपीस। ठीक है बेटा, ये फॉर्मेट है हमारा कॉस्ट शीट का बेसिक। तो पहला आइटम हमारा क्या आता है, देखो मेरे को थोड़ा बहुत याद है क्वेश्चन। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड मेरे को दिया हुआ है
डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, शुरू शुरू में बेसिक क्वेश्चन करेंगे ताकि हमको कॉस्ट शीट का फॉर्मेट याद रहते जाए। डायरेक्ट लेबर है हमारे पास और हमको क्वेश्चन ने डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी दे दिए हैं। यस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हमको क्वेश्चन ने दे दिए हैं बच्चा। ये देखो तीनों चीज हम एक एक करके उठा लेते हैं। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम 50,000, डायरेक्ट लेबर 40,000 और डायरेक्ट एक्सपेंसेस 10, 50 40 10। ये देखो 50,000, 40,000 एंड द 10,000, द टोटल इज कम्स आउट टू बी प्राइम कॉस्ट, है ना। ये डायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं या प्राइम कॉस्ट बोलते हैं इसको, प्राइम कॉस्ट। देखो अपना जीवन साथी अपने बाजू में रखना, अपना जीवन साथी अपने पास हमेशा होना चाहिए। 50 + 40 + 10 1 लाख होता है, इसके लिए हमको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट में क्या आता है मेरा, फैक्ट्री का ओवरहेड्स या फिर वर्क ओवरहेड भी बोलता हूं या प्रोडक्शन ओवरहेड भी बोलता हूं। मैं तुमको बीच बीच में फॉर्मेट रिवाइज कराते जाऊंगा। तो इसको मैं तीन चीज बोलता हूं, क्या क्या बोलता हूं, या तो मैं फैक्ट्री ओवरहेड्स बोलता हूं, फैक्ट्री ओवरहेड्स का तुम शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हो, अलाउड है एग्जाम में, डिसेंट है, ठीक है। वर्क्स ओवरहेड भी बोलता हूं या मैं प्रोडक्शन ओवरहेड भी बोलता हूं। क्या मुझे क्वेश्चन में फैक्ट्री ओवरहेड्स दिए, यस, ये देखो ये रही फैक्ट्री ओवरहेड्स, कितने की है, 20,000 रुपीज, ठीक है। 20,000 रुपीज की फैक्ट्री ओवरहेड्स को अगर मैं इसमें ऐड कर दूं तो दिस इज कम्स आउट टू बी 1,20,000, है ना। एंड दिस इज गोइंग टू बी माई व्हाट। अब देखो एक चीज को तुम समझो, क्या तुमको क्वेश्चन में वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया है, नहीं। क्या तुमको फिनिश गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया है, नहीं। तो यही तुम्हारा क्या आ रहा है, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, फैक्ट्री कॉस्ट नॉर्मल, उसमें तुमको WIP और फिनिश गुड लिखने की जरूरत नहीं है। तो तुम यहां पर डायरेक्टली लिख दोगे फैक्ट्री कॉस्ट, पर उसके आगे जो हम लोग फॉर्मेट में सीखे ना, ऑन WIP एंड फिनिश गुड्स, वो मत लिखना। क्यों, क्योंकि तुमको क्वेश्चन में WIP और फिनिश गुड्स नहीं दिया है, इसलिए। तो तुम थोड़ा बहुत फॉर्मेट को चेंज करते जाना अपने हिसाब से, धीरे धीरे मैं तुमको सिखाते जाऊंगा। यहां पर तुमको WIP और फिनिश गुड लिखने की जरूरत नहीं है इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। लिख दोगे तो कोई बुराई नहीं है, पर जरूरत नहीं है, ठीक है। ये चीज तुम ध्यान में रखो। नेक्स्ट आएगा मेरा ऑफिस का ओवरहेड्स। ऑफिस ओवरहेड्स मेरे को 12,000 दिया है, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं ऑफिस ओवरहेड्स। अब देखो भैया ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स लिख दूंगा तो कोई प्रॉब्लम होगी क्या, प्रॉब्लम नहीं होगी। पर देखो क्वेश्चन में जो लैंग्वेज यूज किया है ना, हमको वही लैंग्वेज एज इट इज यूज करना है, क्योंकि पेपर में तो क्वेश्चन ही भगवान है, ठीक है। तो ये 12,000 का है मेरा, तो ये कितना हो जाएगा, 1,32,000, और दिस इज कम्स आउट टू बी माई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो भैया क्या मैं इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी लिख सकता हूं, क्योंकि मेरे को फिनिश गुड्स नहीं दिया है, यस। तो आप इसको COGS भी लिख सकते हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी लिख सकते हो डायरेक्टली, क्योंकि आपको फिनिश गुड्स का ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक प्रोवाइडेड क्वेश्चन में नहीं है। नाइन्थ में आ जाएगा तुम्हारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, है ना, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। देखो सीक्वेंस का लॉजिक में तुमको समझाया था, एक बार याद दिलाऊं। सबसे पहले काहे का ओवरहेड्स हो सकता है, सबसे पहले ओवरहेड्स हो सकता है फैक्ट्री का, उसके बाद ऑफिस के अंदर अकाउंटिंग वकाउंटिंग का खर्चा, फिर उसके बाद बेचने जाऊंगा तो सेलिंग का खर्चा। तो इसलिए ओवरहेड्स का सीक्वेंस है ना। और तीनों इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों को मिला के क्या बनते हैं, ओवरहेड्स बनते हैं। और डायरेक्ट वाले तो यहाँ बेचारे ऊपर ही आ जाते हैं, ठीक है। तो देखो सेलिंग ओवरहेड्स 8,000, ठीक है। मैं बेटा इतने बार रिपीट करूंगा, फॉर्मेट को इतने बार रिपीट करूंगा कि तुम लोग बोलोगे भैया बस करो, हो गया, रटा गया हमको, ठीक है। क्या करें, हम आदत से मजबूर है, हम करेंगे। कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना आएगा मेरा, 1,40,000 रुपीज। आगे कोई चीजें हमको करने के लिए बोला है, नहीं बोला है। एक मेरे को बोला है शोइंग कॉस्ट पर यूनिट भी निकालना है। तो कॉस्ट पर यूनिट मतलब तुम जितने यूनिट बना रहे हो, ये देखो कितने यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है, 500 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड, दिस इज द एक्सपेंसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 500 यूनिट्स। तो तुमको कॉस्ट पर यूनिट निकालने बोला है, तो ये तुम्हारी कॉस्ट ऑफ सेल्स, मतलब ये तुम्हारी टोटल कॉस्ट है। कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब क्या है, तुम्हारी ये टोटल कॉस्ट है। तुम टोटल कॉस्ट को अगर 500 यूनिट से डिवाइड कर दोगे तो तुम्हारा कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा, इज इक्वल टू 1,40,000 डिवाइडेड बाय कितनी यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है, 500 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है। तो यहां पर हम ऐसे लिखेंगे 1,40,000 डिवाइडेड बाय 500, तो ये आ गया मेरा 200 पर यूनिट, ठीक है। तो दिस इज द कॉस्ट ऑफ पर यूनिट, ठीक है। तो ऐसे निकलेगा। तो दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट, ये वाला जो कॉन्सेप्ट था ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट नंबर 1 था। यू कैन राइट इट डाउन एज अ, ओके वेट अ मिनट, ओके। नाउ अपनी कॉपी में ये वाला क्वेश्चन नोट करने के बाद तुम लिखो कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 1।
सिंपल कॉस्ट शीट एंड कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, तो हमने इसमें क्या सीखा, कॉन्सेप्ट नंबर 1 में सिंपल कॉस्ट शीट का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, तो सिंपल कॉस्ट शीट और कॉस्ट, देखो थोड़ा सा ना सजा धजा के रखना अपनी कॉपी को, ताकि तुमको खुद भी इंटरेस्ट है उसको पढ़ने में। ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट का कैलकुलेशन। तो सिंपल कॉस्ट शीट कैसे बनाते हैं, वी कैन फॉर्म अ सिंपल कॉस्ट शीट यूजिंग द फॉर्मेट ऑफ बेसिक कॉस्ट शीट इन वर्टिकल फॉर्मेट। ठीक है, तो वर्टिकल फॉर्मेट में हमको बनाना है, और कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट इनकर्ड, टोटल कॉस्ट इनकर्ड डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो ये तुमको लिख लो, ये लिख लो कि कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालते हैं, टोटल कॉस्ट जो हमारा हुआ है, टोटल कॉस्ट इनकर हुआ है, डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, सेकेंड क्वेश्चन की तरफ हम प्रस्थान करने वाले हैं बच्चों। पूरा ध्यान आपकी स्क्रीन पर होना चाहिए। तो देखो, बिलो इज द एन्यूमरेटेड एक्सपेंडिचर इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्स। एन्यूमरेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्स, मतलब एक एक्स प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चर कर रहा हूं। ये देखो क्या क्या दिया है, 3 months एंडेड 31/12/2000 डैश डैश डैश, मतलब 2000 के बाद तुम कुछ भी लगा लो। सबसे पहले क्या है, देखो रॉ मटेरियल कितने का है, 28,000 का। उसके बाद देखो फ्यूल, फ्यूल मतलब क्या होता है, तेल, तेल पेट्रोल या डीजल जो लगता है, या फिर कोल, कोल को भी हम फ्यूल ही बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर जो लगती है। ठीक है, प्रोसेस एंड जनरल वेजेस। ठीक है, तो जनरल वेजेस, रिपेयर्स का खर्चा है कुछ, रिपेयर्स का खर्चा कितना है, 2400। हॉलेज, हॉलेज मतलब मशीन को वो कराना, मशीन को रेनोवेट कराना, मशीन का कुछ मेजर पार्ट को रिपेयर कराना। ठीक है, हॉलेज। लाइट एंड वाटर, लाइट एंड वाटर का 400 रुपए। रेंट लगा कुछ, कितने का, 2000 रुपए का। रेट्स एंड इंश्योरेंस का खर्चा 300 रुपए। ऑफिस एंड जनरल एक्सपेंसेस, ऑफिस सैलरी 7000 रुपए। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस का खर्चा 5000 रुपए। डेप्रीसिएशन लगा मशीनरी पे 2500 रुपए का। ठीक है, और बोल रहा है टन्स मैन्युफैक्चर कितने हुए, 17200। 17200 यूनिट्स टन्स जो है आपके मैन्युफैक्चर हुए, मतलब दिस इज योर यूनिट्स। ठीक है, अब देखो, प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट शोइंग द कॉस्ट पर ईच आइटम ऑफ एक्सपेंसेस एंड द कॉस्ट पर टन। तो बोल रहा है पर यूनिट बेसिस पे भी कॉस्ट शीट बनानी है हमको, और कॉस्ट पर टन फॉर द पीरियड भी हमको निकाल के दिखाना है। ठीक है, तो एक कॉस्ट शीट बना ले, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बनाते हैं कहीं पर दूर में, यहां पर क्या हो रहा है, कॉस्ट शीट फॉर 3 months ended 31/12/2000 डैश डैश। ठीक है, 31/12/2000 डैश डैश। ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी माय कॉस्ट शीट। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा बड़ा फॉर्मेट इसका बनाना पसंद करूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा ही जाने वाला है। तो लेट मी फॉर्म अ फॉर्मेट फॉर मी, और बेसिकली मेरे को कॉस्ट पर यूनिट भी इसमें फाइंड आउट करना है, तो आई एम गोइंग टू मेक 2 कॉलम्स फॉर दैट। ठीक है, स्टूड, यस भैया। तो देखो, यहां पर मेरा दिखने वाला है टोटल कॉस्ट, और यहां पर दिखेगा कॉस्ट पर यूनिट, और ये है मेरा क्या, पर्टिकुलर्स। दिस इज व्हाट माय पर्टिकुलर्स। बोलो क्या आपको बातें समझ में आ रही है, देखो अब एक एक करके देखते जाना थोड़ा सा। ये देखो, सबसे पहले फर्स्ट आइटम, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। अब देखो, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम के लिए इंफॉर्मेशन कहां दी है, ये देखो तुमको रॉ मटेरियल दिया है, ना तुमको ओपनिंग दिया है, ना तुमको क्लोजिंग दिया है, ना तुमको परचेज दिया है, मतलब यही तुम्हारा डायरेक्टली क्या है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है, मतलब डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड है। तो यहां पर मैं लिख दूं क्या, 28,000। ठीक है, 28,000। अब देखो मैं ना अपना हार्ड कॉपी यूज कर रहा हूं, क्योंकि मैं बार बार इतना दूर दूर
ऐसे जाना नहीं करूंगा, तो तुम लोग भी अपनी हार्ड कॉपी में देखते जाना और मेरे को सुनते जाना और अपनी हार्ड कॉपी में टिक टिक मारते जाना, ठीक है। और कहीं पर मेरे को लगेगा तो मैं तुमको ला के दिखाऊंगा। सेकेंड पॉइंट में देखो, सेकेंड पॉइंट में मेरे को बोल रहा है, देखो प्रोसेस एंड जनरल वेजेस पॉइंट दिया है, प्रोसेस एंड जनरल वेजेस, तो वही तुम्हारा क्या है, वेजेस, प्रोसेस एंड जनरल वेजेस, वही तुम्हारा क्या है, डायरेक्ट लेबर है। तो यहां पर लिखो डायरेक्ट लेबर, ठीक है। तो प्रोसेस एंड जनरल वेजेस कितना दिया है, 63,500 दिया है। तो लेट मी टोटल दिस, तो दिस इज कम्स आउट टू बी माय प्राइम कॉस्ट। बच्चे पूछेंगे भैया डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो नहीं लिखे आपने, बेटा डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो नहीं है क्वेश्चन में। आप देखो, मैं पहले भी बोला था डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब वन डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1% क्वेश्चन में तुमको देखने को मिलेगा, ओनली 1% क्वेश्चन यू विल गोइंग टू फाइंड द डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑल्दो वो डायरेक्टली तुमको दिया रहेगा, ये भी गेम है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका हम टोटल लगाते हैं 28,000 प्लस 63,500, तो दिस इज कम्स आउट टू बी 91,500 एंड दिस इज माय प्राइम कॉस्ट, ठीक है। नाउ कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट, फैक्ट्री ओवरहेड्स, है ना। फोर्थ पॉइंट क्या होती है भैया, फैक्ट्री का खर्चा, जिसको हम फैक्ट्री ओवरहेड्स बोलते हैं। अब देखो तुम क्वेश्चन में ढूंढोगे तो फैक्ट्री ओवरहेड्स तुमको एक नहीं दिख रहा है, तुमको बहुत सारे दिख रहे हैं, तो एक एक करके मैं सारा नोट करते जाता हूं। तो सबसे पहला फैक्ट्री ओवरहेड्स तुम्हारा क्या है, फ्यूल का खर्चा। क्यों, क्योंकि फ्यूल तुमको डायरेक्ट मशीन में डालना होता है जिससे मशीन चलती है, तो दिस इज योर इनडायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। फ्यूल तुम्हारा क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल। तो ये तुम मेरे को दिया है 6,900, मैं इनर कॉलम में लिखता हूं, टोटल लगा के उसको बाहर लिख दूंगा डायरेक्ट, ठीक है। इनर कॉलम में लिखते जाओ फ्यूल। एक मेरे को दिया इलेक्ट्रिसिटी पावर, उसी के नीचे इलेक्ट्रिक पावर 1340। उसके बाद मेरे को दिया है रिपेयर्स का खर्चा, रिपेयर्स का खर्चा मशीनरी में लगता है, इनडायरेक्ट नेचर का होता है 2400। मेरे को हॉलेज दी हुई है, ये भी मशीन पे होती है, ठीक है, 1060 की है। लाइट एंड वाटर भी लगता है, कहां पर लगता है, फैक्ट्री के अंदर, फैक्ट्री के अंदर लाइट एंड वाटर लगता है 400 रुपीज, ओके। रेंट, अब अच्छा रेंट आई एम एज्यूमिंग दिस इज होनली फॉर फैक्ट्री, ठीक है, ये कंप्लीट फैक्ट्री का खर्चा है रेंट, ठीक है। क्वेश्चन में मेरे को कुछ भी नहीं दिया है, तो तुम लोगों को ये डाउट आएगा कि भैया ऐसा क्यों कर रहे हो, तो गाइस आप इसको अज्यूम कर लो कि ये फैक्ट्री का है, और आप एक एजम्पशन लिख के आ सकते हो एग्जाम में कि आई अज्यूम दैट रेंट बिलोंग्स टू फैक्ट्री, क्योंकि जनरली अगर तुमको कोई डेटा नहीं दिया है तो व्हाट विल डू विद दिस रेंट, we'll assume that this rent is for factory because the whole of the expenses which is given in the question is for the factory, so rent we are assuming this is for factory, okay। so 2,000 rupees assumed for factory, ठीक है, फैक्ट्री का रेंट है, ओके। रेट्स एंड इंश्योरेंस, रेट्स एंड इंश्योरेंस कितने का है, 300 रुपीज का, ठीक है। अब रेट्स एंड इंश्योरेंस यहां पर क्यों है, क्योंकि फैक्ट्री का इंश्योरेंस होता है और जो रेट्स है मतलब जो टैक्सेस हैं वो फैक्ट्री के लिए पे हुए होंगे। और फाइनली डेप्रीसिएशन जो हुआ होगा, डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी कितने का, 2500। तो लेट मी टोटल दिस, क्योंकि बाकी तो हो गया। ऑफिस एंड सैलरी जो है तुम्हारा वो सैलरी है तो ऑफिस में जाएगा, ठीक है, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव का खर्चा है। देखो अब इसको मैं टोटल लगाता हूँ, 6,900 प्लस 1340 प्लस 2,400 प्लस 1060 प्लस 400 प्लस 2,000 प्लस 300 प्लस 2,500, तो ये आ रहा है मेरा 16,900, और दिस इज माई फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड्स हो गया, ठीक है। अब यहां तक के मेरा क्या आ जाएगा, दिस इज माई फोर्थ पॉइंट हो गया था, तो फिफ्थ पॉइंट मेरा आ जाएगा फैक्ट्री का कॉस्ट, क्या आ जाएगा, फैक्ट्री कॉस्ट, और ये कितना आ जाएगा, इसको हम टोटल लगा लेते हैं 6,900 प्लस 91,500, 91,500, तो दिस इज माई 1,08,400 रुपीज, यस 1,08,400 रुपीज। तो ये मेरा क्या गया, फैक्ट्री कॉस्ट, ओके। सिक्स्थ पॉइंट में क्या लूंगा मैं, अब भैया ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लेंगे, क्यों, क्योंकि मेरे को वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग क्लोजिंग दिया नहीं है, तो अब डायरेक्टली नेक्स्ट पॉइंट पे हम जंप करेंगे, जो कि तुम्हारा क्या था, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, ठीक है। तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में देखो मैं तुमको दिखा देता हूं एक बार, यहां पर आके फ्यूल हमने ले लिया, रॉ मटेरियल ले लिया, इलेक्ट्रिसिटी ले लिया, जनरल वेज, रिपेयर, हॉलेज, लाइट एंड रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस ले लिया, ये देखो डेप्रिसिएशन ले लिया। तो अब क्या क्या बचा है, ऑफिस एंड सैलरी और एडमिनिस्ट्रेटिव का जो खर्चा है ऑफिस का, वो दोनों बचा है, कितना है, 7,000 और 5,000। तो यहां मैं लिख देता हूं ऑफिस सैलरी क्या था, एंड जनरल एक्सपेंसेस, पूरा लिखना है ना, देखो काम चोरी नहीं करना लिखने में, पूरा पूरा लिखना है, ठीक है, एंड जनरल एक्सपेंसेस और एडमिनिस्ट्रेटिव
एडमिनिस्ट्रेशन दिया है, एडमिनिस्ट्रेशन ब्रैकेट में ऑफिस दिया है, ठीक है। तो कितना कितना दिया है इसका 7,000 एंड 5,000, तो दिस इज कम्स आउट टू बी 12,000 रुपीज। इसका अब हम एक बार टोटल लगा ले तो प्लस 12,000, तो ये आ जाएगा मेरा कितना 1,20,400 रुपीज। और ये क्या आ गया मेरा, अब बताओ क्वेश्चन में कोई पॉइंट बचा है क्या फिनिश गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग? ये देखो मैं तुमको क्वेश्चन के दर्शन कराऊं, ठीक है, तुम्हारे पास भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो मेरे को बताओ क्वेश्चन में फिनिश गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग दिया है क्या? नहीं दिया है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा दिया है क्या? नहीं दिया है। तो ये तुम्हारा अब आ गया है टोटल कॉस्ट, फाइनली ये तुम्हारा क्या आ चुका है, टोटल कॉस्ट आ चुका है। तो देखो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो दिस इज योर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब मेरे को एक बात बताओ, क्वेश्चन में क्या मेरे को पर यूनिट भी निकालने बोला था? तो अभी तक तो मैं निकाल नहीं रहा था पर यूनिट, चलो अब निकाल लेते हैं। तो यूनिट मैन्युफैक्चर कितने हुए थे, एक बार हम फिर से आके क्वेश्चन में दिखा दूं तुम लोग को। 17,200 यूनिट जो है वो मैन्युफैक्चर किए गए थे। तो देखो यहां पर हम लिख देते हैं 17,200 यूनिट्स, 17,200 यूनिट्स यहां पर तुम लिख देना रेफरेंस के लिए, ठीक है। वी आर मैन्युफैक्चरिंग। तो अब हम कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं। तो 28,000 डिवाइडेड बाय 17,200, तो ये आ रहा है मेरा 1.6279, ठीक है, 1.6279। कैसे निकला ये? 28,000 डिवाइडेड बाय 17,200, ठीक है। मैं ये तुम लोग के रेफरेंस के लिए लिख रहा हूँ ना, तुमको एग्जाम में नहीं लिख के आना है। फिर है 63,500 डिवाइडेड बाय 17,200, तो ये आ गया मेरा 3.6918, ठीक है। 63,500 डिवाइडेड बाय 17,200। तुम लोग भी अपने रेफरेंस के लिए ऐसे लिख सकते हो ब्रैकेट बना बना के एग्जाम में, लेकिन ये कार्यक्रम नहीं करके आना। 16,900 डिवाइडेड बाय 17,200, तो ये आएगा मेरा 0.9825, 0.9825। फोर्थ पॉइंट तक इसलिए ले रहा हूं क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा पॉइंट आ रहा है, तो राउंडिंग ऑफ में बाद में दिक्कत हो जाए, इसलिए मैं 4 पॉइंट तक ले रहा हूं, ठीक है। फिर है 1,08,400 डिवाइडेड बाय 17,200, तो ये आ रहा है मेरा 6.3023, 1,08,400 डिवाइडेड बाय 17,200। यू नो व्हाट गाइस, तुम लोग जब इसका भी टोटल लगाओगे ना इधर भी, अच्छा ये 91,500 का मैं नहीं निकाला, 91,500 डिवाइडेड बाय 17,200, तो ये आ रहा है 5.3197। तुम लोग जब इसका भी टोटल लगाओगे ना, ये देखो ये पॉइंट पॉइंट वाले का, तो तुम्हारे को ये वाला टोटल मिल जाएगा, ये वाला 6 पॉइंट वाला जो आया ना वो वाला तुमको मिल जाएगा। फिर है 12,000 डिवाइडेड बाय 17,200, तो ये आ रहा है मेरा 0.6976, 12,000 डिवाइड बाय 17,200 यूनिट्स। और फाइनली 1,20,400 डिवाइडेड बाय 17,200, तो ये आ रहा है 7 रुपए, एग्जैक्ट 7 रुपीज। वाओ, 1,20,400 डिवाइडेड बाय 17,200, ठीक है। तो ये आ रहा है मेरा 7 इज द टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ माई प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये वाला तुम लोग क्वेश्चन नोट कर लोगे। लो मैं थोड़ा सा जूम आउट भी कर दिया, वैसे तो तुम लोग साइड बाय साइड नोट कर रहे होगे, है ना। तो समझ में आ गई क्या बात, ठीक है। जो यहाँ पर डाउटफुल वाली चीजें थी वो ये थी, एक तो रेंट के लिए हमने एज्यूम्पशन ली है कि वो फैक्ट्री को बिलोंग करती है। तुम लोग बोलोगे भैया ऑफिस को क्यों नहीं एज्यूम कर लिए? देखो सिंपल सी बात है, ये देखो ऑफिस में ना थोड़ा सा कॉमन सेंस भी हमको लगाना पड़ता है। देखो कभी भी हम अकाउंटिंग करेंगे ना, तो जब हम अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी करेंगे ना, तो अकाउंटेंट को ना अपनी बेस्ट पॉसिबल एजम्पशन लगानी पड़ती है। समझो तुम प्रोफेशनल कोर्स में हो, तुमको अपनी बेस्ट पॉसिबल एजम्पशन लगानी होती है। तो यहाँ पर जनरल एक्सपेंसेस ऑलरेडी लिखे हुए हैं, इसका मतलब ये हो सकता है कि इसमें रेंट पे हो गया हो, क्योंकि ऑलरेडी ये 7,000 रुपए है सैलरी के साथ, तो इसलिए। और रेंट जो है वो फैक्ट्री के खर्चों के बीच में भी दिया था। बहुत सारे फैक्टर्स हैं यहाँ पर, ठीक है। ये बहुत एकदम लेमैन टाइप का लगेगा कि भैया ये क्या बात हुई कि फैक्ट्री के खर्चों के बीच में दिया है तो फैक्ट्री का रेंट है, पर गाइस नहीं दिया है तो आपको उसको फैक्ट्री एज्यूम करना है, ठीक है। और आपको एक नोट भी डाल देना है कि एज्यूम्ड फॉर फैक्ट्री, ठीक है। नोट भी डाल देना, एज्यूम भी कर देना। और एक तुम्हारा जो रेट्स एंड इंश्योरेंस था उसमें भी हो सकता है बच्चों को डाउट है कि भैया रेट्स एंड इंश्योरेंस तो ऑफिस का खर्चा नहीं बेटा, इंश्योरेंस फैक्ट्री की हो रही है। ऑफिस की इंश्योरेंस कोई थोड़ी कराता है, फैक्ट्री में जो प्रोडक्ट तुम्हारा हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, उसमें कहीं आग ना लग जाए या कुछ मिस हैपनिंग ना हो जाए, उसके लिए इंश्योरेंस कराते हैं। तो ये तुम्हारा फैक्ट्री का खर्चा है, ठीक है। समझ गए क्या मेरी बात? यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको तुम नोट कर लो। ओके I'll wait, हो सकता है कुछ बच्चे नहीं नोट किया, इसको एक काम करो नोट कर लो। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है आप लोग नोटिंग कर लिए होंगे कॉपी में अच्छे से। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो, आपका अभी आपका बेसिक्स चल रहा है ना, बेसिक्स कॉस्ट शीट का बेसिक। बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट, ओके।
आर्टिकल ए आर्टिकल बी, दो प्रोडक्ट दिए, एक आर्टिकल ए एक आर्टिकल बी है। मटेरियल दिया है देखो रुपीज में 36,000 और 30,000। लेबर आपको दिया हुआ है 60,000 24,000। वी आर अज्यूमिंग दिस बोथ एज अ डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्टली दिया है। बोल रहा है वर्क्स ओवरहेड्स, व्हाट डू यू मीन बाय वर्क्स ओवरहेड, मतलब फैक्ट्री ओवरहेड मतलब प्रोडक्शन ओवरहेड। बोल रहा है 60% ऑफ लेबर है, मतलब लेबर का 60% है, ठीक है, और ऑफिस ओवरहेड जो है वो 20% ऑफ वर्क्स कॉस्ट है। ओके, तो बोल रहा है प्रॉफिट जो है 10% ऑफ कॉस्ट है, मतलब प्रॉफिट 10% है कॉस्ट का। तो बोल रहा है कि ये कॉस्ट शीट बना के दिखाओ, ठीक है। तो छोटा सा क्वेश्चन मैंने यहां पर डाला है आप लोगों को सिखाने के लिए कि अगर आपको क्वेश्चन परसेंटेज फॉर्म में दे दे तो घबराने की बात नहीं है, ठीक है। तो देखो कॉस्ट शीट मंथ वन दिया है क्या, नहीं दिया है। शोइंग कॉस्ट फॉर आर्टिकल ए एंड बी, ठीक है। राइटिंग मेरी अच्छी है ना, अच्छी लग रही होगी मेरी राइटिंग। देखो ये मैंने खींच दिया एक लाइन, ये हो गया आर्टिकल बी के लिए, ये हमारा हो गया आर्टिकल ए के लिए। ओके, वेरी गुड। ड्राइंग वाइंग भी हम लोग को करना चाहिए ना ट्राई कभी कभार क्लास के दौरान। पर्टिकुलर्स आर्टिकल ए आर्टिकल बी, ठीक है। लाइव लेक्चर में लाइव हम लोग करेंगे ना, जब हम लोग ट्राई करेंगे ड्राइंग वाइंग करेंगे, ठीक है, थोड़ा मस्ती मजाक उसमें करेंगे। डायरेक्ट लेबर, पहले हम लिख लेता हूँ डायरेक्ट मटेरियल। पहले मैं सारे आइटम लिख लेता हूँ, छोटी सी कॉस्ट शीट है तो एक बार लिख लेता हूँ फटाफट। फिर है मेरा डायरेक्ट लेबर, इससे आ जाएगा मेरा प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए नहीं है। फिर आ जाएगा मेरा फैक्ट्री ओवरहेड्स। अच्छा बच्चे बोल रहे हैं भैया क्वेश्चन में तो वर्क्स ओवरहेड्स दिया है तो आप वर्क्स ओवरहेड्स यूज करो। ओके, वर्क्स ओवरहेड्स। फिर आ जाएगा मेरा वर्क्स कॉस्ट, फिर आ जाएगा मेरा ऑफिस ओवरहेड्स। और क्या दिया है, ऑफिस ओवरहेड्स दिया है। ओके, बस ऑफिस ऑफिस ओवरहेड्स के बाद मेरा टोटल कॉस्ट आ जाएगा, क्योंकि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन दिया नहीं है। टोटल कॉस्ट के बाद मैं लिख लूंगा प्रॉफिट, देन फिर मेरा आ जाएगा सेल्स, ठीक है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन में नहीं था तो इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया। सिंपल सी बात, कॉस्ट शीट में तुमको जो आइटम नहीं दिया है यू कैन स्किप दोज आइटम्स, ठीक है। तो डायरेक्ट मटेरियल 36 और 30,000 और 30,000। डायरेक्ट लेबर 60 और 24,000, 60,000 एंड 24,000। prime cost comes out to be 6 7 8 9 96,000 and 3 4 5 54,000। वर्क्स ओवरहेड्स, अब यहां पर अब जरा सा पढ़ना, वर्क्स ओवरहेड जो है 60% ऑफ लेबर है, 60% ऑफ लेबर। तो जो तुम्हारे रिस्पेक्टिव लेबर है ना उसका तुमको 60% निकालना है। मतलब यहां पर छोटा सा यहां पर मैं लिख देता हूं, 60,000 लेबर है इसका 60%, और यहां पर 24,000 लेबर है उसका 60%, ठीक है। तुमको एग्जाम में नहीं लिख के आना है, मैं तुम्हारे रेफरेंस के लिए लिखता हूं ये सब। 60,000 इंटू 60%, तो ये आ रहा है मेरा 36,000, और यहां पर 24,000 इंटू 60%, तो दिस इज कम्स आउट टू बी 14,400। अब इसका हम लगा लेते हैं टोटल, तो ये आ जाएगा मेरा 96,000 प्लस 36,000, तो दिस इज 1,32,000 आ गया मेरा वर्क्स कॉस्ट। और वैसे ही 54,000 प्लस 14,400, तो ये आ गया मेरा 68,400 रुपीज। ओके, एवरीबॉडी क्लियर हुआ आपको कैसे निकला ये देखो ये लेबर दिया है तो लेबर का 60%, लेबर का 60% आ गया वर्क्स ओवरहेड्स। ओके, क्लियर होगा आई थिंक आपको। नेक्स्ट देखो, ऑफिस ओवरहेड्स 20% ऑफ वर्क्स कॉस्ट है। ओके, ऑफिस ओवरहेड जो है वो 20% ऑफ वर्क्स कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट क्या है, ये है तुम्हारा, इसका 20% है। मतलब मैं यहां पर लिखूं अगर तो 1,32,000 का 20% और 68,400 का 20%। तो देखो 1,32,000 का 20% में निकालूं तो दिस इज कम्स आउट टू बी 26,400 रुपीज, एंड 68,400 का 20% निकालूं तो दिस इज 13,680 rupees. Now let me total this first. So 26,400. So this is 1,58,400
and 68,400 plus 13,680. So this is my 82,080 and this is my total cost of production. Guys, agreed upon? This is my total cost of production. अब मेरे को निकालना है प्रॉफिट. तो फिर से क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट जो है वो 10% है कॉस्ट का, और कॉस्ट कितनी आ गई है? कॉस्ट मतलब टोटल कॉस्ट कितनी आ गई है? 1,58,400 और 82,080. तो बस इसका 10% ही हमको निकाल लेना है. 1,58,400 का 10% और 82,080 का 10%. फ्रेम ड्रॉप्स तो नहीं हो रहे ना? 10%. तो ये आ जाएगा मेरा, ये तो डायरेक्टली लिख देता हूं, 15,840 8208. ठीक है, तो ये मेरा क्या गया? प्रॉफिट. अब हम इसको ऐड कर लेते हैं तो मेरा सेल्स आ जाएगा. तो 1,58,400 प्लस 10%. ठीक है, तो ये आ रहा है मेरा 1,74,240 और 82,080 प्लस 10%. तो दिस इज माई 90,288. मैंने सिर्फ सिंपली क्या किया? मैंने यहाँ पर 7th प्लस 8th पॉइंट कर दिया. टोटल कॉस्ट निकालने के लिए मैंने 5th प्लस 6th पॉइंट किया. वर्क्स कॉस्ट निकालने के लिए मैंने 3rd प्लस 4th पॉइंट किया. ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा कार्यक्रम. ठीक है, सिंपल हो गया. इसको तुम नोट कर लो. मतलब अगर तुमको क्वेश्चन में दिस इज योर कॉन्सेप्ट, आई एम गोइंग टू डिक्टेट यू. ठीक है, चलो मैं लिखवाई देता हूं. दिस इज योर कॉन्सेप्ट, इसको आप लोग नोट डाउन कर लो. ठीक है, अब देखो, अब मैं तुमको ये वाला कॉन्सेप्ट निकाल लेता हूं. तो लिख लो यहाँ पर कॉन्सेप्ट नंबर 2. इफ क्वेश्चन इज गिवन इन परसेंटेज फॉर्म. ठीक है, तो इफ एनी क्वेश्चन, लिखते जाना ना मेरे साथ साथ में. ठीक है, मैं थोड़ा सामने ना आ जाऊं बोर्ड के. इफ एनी क्वेश्चन, भाई लेट मी अप्रिशिएट दिस थिंग. दिस इज द वाटर. मेरे गले को थोड़ा सा आराम मिले. If any question provides you data in percentage of cost, then just directly provide the given percentage to the cost which is provided to find out missing information. मिसिंग डेटा लिख लो. इंफॉर्मेशन वर्ड जो है वो थ्योरी के लिए रहता है. सही, ये है तुम्हारा कॉन्सेप्ट नंबर 2. तो यू हैव टू राइट दिस. सिंपल शब्दों में बोला जाए तुमको, तो जब भी क्वेश्चन में तुमको परसेंटेज फॉर्म में डेटा दिया हुआ है तो सिंपल जिस परसेंट में, मतलब तुमको बोल रहा है वर्क्स कॉस्ट का 10% निकाल लो, या वर्क्स ओवरहेड का, या लेबर का, या मटेरियल का निकाल दो, तो तुम डायरेक्ट निकाल देना. कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है. इसको एक बार फटाक से आप लोग लिख लेंगे. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4. चलो देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या सीखना है. द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 2000 ठीक है. रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड 80,000, डायरेक्ट वेजेस 48,000, मशीन वर्कड आवर्स 8,000. ओके, तो एक चीज आप लोग नोट कर लेना. आपको दिया है कि मशीन कितने घंटे चली है. 8,000 घंटे मशीन चली है. ठीक है, दिस इज नॉट द कॉस्ट. ओके, और उसके सामने रुपीस भी नहीं लगाएगा. अगर आप गौर से देखेंगे तो आप लोग जरा गौर फरमाएं कि आपको क्वेश्चन ने 8,000 घंटे मशीन चली है, मशीन आर रेट दे दिया है. ठीक है, इसको हम मशीन आर रेट बोलते हैं. मशीन आर रेट 4 रुपए. ये देखो, आपको क्वेश्चन ने मशीन आर रेट दे दिया है. मतलब अगर आपकी मशीन 8 घंटे चली है और 1 घंटे का जो रेट है वो 4 रुपए है, तो 8 4 जा 8 1 जा 8 8 2 जा 16 8 3 जा 24 8 4 जा 32. 32,000 रुपए का आपका खर्चा हुआ है मशीन के ऊपर. ठीक है, तो ऐसे मतलब क्वेश्चन आपको ऐसे भी डेटा दे सकते हैं. ठीक है, दिस इज ऑल्सो इन कॉन्सेप्ट. ऑफिस ओवरहेड्स आपको दिया है 10% ऑफ वर्क्स कॉस्ट. मतलब आप वर्क्स कॉस्ट निकालोगे, उसका 10% आपका ऑफिस का खर्चा है. ठीक है, सेलिंग ओवरहेड्स 1.5 पर यूनिट. मतलब आपकी जितनी यूनिट्स आप सेल करने वाले हो. अब आप एक बात को समझो, मैं आपको बोला कि मैंने 10 यूनिट प्रोड्यूस की. मैंने आपसे बोला कि मैंने 10 यूनिट प्रोड्यूस की, लेकिन मैंने 6 ही बेची. तो एक बात बताओ, सेलिंग का खर्चा कितनी यूनिट्स के ऊपर किया होगा? भैया आप जितना बेच रहे हो आप उसी के ऊपर सेलिंग का खर्चा किए होगे ना. एक सोचो, एक बात सोचो, 6 यूनिट्स मेरे को टेम्पो से भेजना है डिलीवरी में, तो टेम्पो वाला 6 यूनिट्स का लेगा कि बोल रहा है भैया आप 10 यूनिट बनाओ, मेरे को 10 यूनिट का खर्चा दो? नहीं,
सेलिंग तो भाई जितना यूनिट्स आपका सेल होने वाला है उसके ऊपर लगता है। सेलिंग आपका किसके ऊपर लगता है? जितना यूनिट सेल होने वाला है, इतना बात आप ध्यान में रखना। यूनिट्स का प्रोडक्शन कितना हुआ है? 4000 यूनिट्स आपके प्रोड्यूस हुए हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान देंगे। और यूनिट सेल कितनी हुई है? 3600 यूनिट, 50 रुपए पर यूनिट। तो देखो एक बात बताओ, सेलिंग का खर्चा 3600 के ऊपर लगेगा या 4000 के ऊपर लगेगा? भैया जितनी यूनिट्स बिकी है, जितनी यूनिट्स बिक रही है मार्केट में, उसके ऊपर लगेगा, है ना? सही बात बोल रहा हूं कि गलत बात बोल रहा हूं? गलत बात बोल रहा हूं तो बता देना मेरे को प्राइवेट चैट में, ठीक है ना? तो देख लो, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट इन रिस्पेक्ट ऑफ अवर शोइंग कॉस्ट पर यूनिट। तो मुझे कॉस्ट पर यूनिट, ओहो दिस इज गॉट क्लोज्ड, व्हाई? ओके, लेट मी गेट बैक टू माय क्वेश्चन फर्स्ट। ये देखो, तो मुझे बोल रहा है कॉस्ट पर यूनिट बता दो और प्रॉफिट फॉर द पीरियड भी बता दो। यस, तो हम बनाएंगे, हम इसे बनाएंगे। हम इस क्वेश्चन का निर्माण कहाँ करें? थोड़ा पास में ही करता हूं क्योंकि इस क्वेश्चन में मेरे को तुम लोग को ज्यादा ज्यादा दिखा दिखा के बताना पड़ेगा, ठीक है? शीट मेरे पास भी है, तुम्हारे पास भी है हार्ड कॉपी में, लेकिन फिर भी हमको इस क्वेश्चन को बार बार आपको दिखाना पड़ेगा। तो लिखते हैं हम पहले कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2000 डैश, ठीक है? अब फॉर्मेट बना ले। ये बोल रहे भैया ये सब बनाइए, आज्ञा है आपको कि आप फॉर्मेट बना सकते हो। तो मैंने बोला हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमें हर चीज के लिए आज्ञा दे देते हैं। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू ऑल गाइस। तुम लोग सोचते होगे कभी कभी भैया पागल है, बड़बड़ाते रहते हैं, पर गाइस थोड़ा सा टीचर को पागल होना पड़ता है पढ़ाने के समय, समझे? नहीं तो आपको क्लास में मजा नहीं आएगा अगर हम पागलपंती नहीं करेंगे तो देखो, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, यस, I'm going to write total cost in this column and cost per unit also we have to find. So I'm going to write cost per unit in this column. Okay. So starting my question from the direct material consumed. ठीक है, तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम मेरे को डायरेक्ट दिया है क्या क्वेश्चन में? ये देखो 80,000 एंड 48,000 लेबर है। 80,000 डायरेक्ट लेबर, 48,000। गाइज लेट मी नो ना इन द चैट बॉक्स, ठीक है, कि मेरी राइटिंग अच्छी बन रही कि नहीं, ठीक है? आई वॉन्ट कि तुम लोग मेरी थोड़ी सी तारीफ करो, मैं तारीफ का भूखा हूं यार, कर दो तारीफ, राइटिंग अच्छी बन रही है पहले से तो अच्छी बन रही है ना, मानते हो कि नहीं मानते हो? ठीक है, ये हो गया। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसी कोई चीज है नहीं, तो हम डायरेक्टली अब कूदते हैं प्राइम कॉस्ट की तरफ। प्राइम कॉस्ट कितना है? प्राइम कॉस्ट है मेरा 80,000 plus, and although I know 1,28,000 but then also I am using calculator. Why? Because I want to motivate you all guys कि तुम लोग भी कैलकुलेटर यूज करो। तुम लोग को लगता होगा भैया छोटी मोटी कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर हम क्यों यूज करें? तुम समझ नहीं रहे हो भाई, उंगली बैठा रहा हूं कैलकुलेटर में, तुम्हारा आंख बंद करके दबा लो, इतना तुमको ट्रेंड होना है, इसलिए छोटी मोटी कैलकुलेशन के लिए भी कर लिए करो मेरे खातिर प्लीज, ठीक है? मैं तुमको ग्रुप में भी बहुत बार बोल चुका हूँ कैलकुलेटर का उपयोग करना सीखो, ठीक है? कई बच्चों को मेमोरी प्लस मेमोरी माइनस अभी भी नहीं बन रहा भाई, फाउंडेशन में सिखाया हूँ, यूट्यूब में वीडियो डली हुई है इसके ऊपर, है ना? चलो नेक्स्ट क्या आता है मेरा नेक्स्ट? फैक्ट्री ओवरहेड्स। ओके गाइस, फैक्ट्री ओवरहेड्स। ओके, हाउ मच फैक्ट्री ओवरहेड्स इज गिवन? ये देखो फैक्ट्री ओवरहेड्स इज, अच्छा नहीं सॉरी, ऑफिस ओवरहेड्स है, हाँ टिक कर रहा हूँ। फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये देखो फैक्ट्री ओवरहेड्स तुमको छुपा के दिया है, मशीन के घंटे 8,000। फैक्ट्री ओवरहेड्स मतलब क्या होता है? जो फैक्ट्री के इनडायरेक्ट खर्चे, इनडायरेक्ट में क्या आता है? मशीन आता है, तो मशीन आर रेट जो है 4 है। देखो मशीन आर रेट का पहले तुम कॉन्सेप्ट समझो। हमारी मशीन 1 घंटे अगर काम करती है, 1 आवर वर्क करती है, तो उस पर जो खर्चा लगता है वो 4 रुपए पर घंटे का लगता है। मतलब एक जो मशीन, देखो ये इट वाज समथिंग लाइक डेप्रिसिएशन, बट दिस इज नॉट डेप्रिसिएशन, दिस इज द यूसेज कि अगर 1 घंटा में मशीन चला रहा हूं, 1 घंटा में मशीन को ऑपरेट कर रहा हूं, तो मुझे 4 रुपए का खर्चा आ रहा है। अब वो 4 रुपए डेप्रिसिएशन का, ऑयलिंग वॉइलिंग सब मिला के 4 रुपए का खर्चा 1 घंटे का है। तो ऐसा करते हैं कॉस्टिंग में, ठीक है? ऐसा कॉस्ट है, दिस इज नोन एज मशीन आर रेट। मतलब 1 घंटे अगर मशीन चल रही है तो उस पे कितना रुपए का खर्चा लग रहा है, तो 1 घंटे में 4 रुपए का खर्चा लग रहा है। तो अगर प्रोडक्शन के दौरान 8 घंटे मशीन चल रही थी तो कितना खर्चा लगा होगा? तो 8 घंटे इंटू 4 रुपए 1 घंटे का, है ना? देखो तो यहां मैं आपको लिख के भी दिखाऊंगा, 8,000 आवर्स
इंटू 4 पर आवर, तो दिस इज कम्स आउट टू बी 32,000, और इसलिए मैं इसको स्पेशली रेड पेन से भी लिख दिया, ठीक है, समझ गए मेरी बात। तो दिस इज 1,60,000 एंड दिस इज माई वर्क्स कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, जो भी बोलो, वर्क कॉस्ट, ठीक है। क्लियर हो गई क्या इतनी बात बच्चों? ठीक है, मशीन आर रेट क्या होता है, 1 घंटे मशीन चली तो कितना रुपए उस पर लगा, तो वो मेरा फैक्ट्री का खर्चा है, इनडायरेक्ट खर्चा, इसलिए इधर आया है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये हो गया मेरा, ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया। ऑफिस ओवरहेड्स नेक्स्ट आने वाला है, क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस तो है नहीं, चेक कर रहा हूं मैं, सीक्वेंस याद रखता हूं, वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है क्वेश्चन में, तो अब क्या आएगा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, जो कि मेरे को दिया है 10% ऑफ वर्क्स कॉस्ट, ऑफिस ओवरहेड्स, दिस इज 10% ऑफ वर्क्स कॉस्ट विच इज 1,60,000, 1,60,000 है तो इसका 10% होता है 16,000 रुपए, तो ये कितना आ जाएगा, 1,76,000 कम्स आउट टू बी माई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। भैया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं लिखे आप, फिनिश गुड्स का भी तो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया है, भैया आप क्या कर रहे हो, आप खुद ही गलती कर रहे हो, फिनिश गुड्स का भी तो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया है, तो आप यहां लिखो ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या मैं यहां पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिख दूं, सीओजीएस, मैंने बोला नहीं, ऐसे लिख के काटो उसको, पहले लिखो सीओजीएस फिर काटो, क्यों, कॉन्सेप्ट याद रहेगा, ठीक है। एग्जाम में ऐसा नहीं करना ना, कॉन्सेप्ट याद करने के लिए, क्यों, क्योंकि शायद तुम एक बात भूल रहे हो बेटे, 4,000 यूनिट्स का तो प्रोडक्शन हुआ है, पर बिकी सिर्फ 3,600 है, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, कहाँ है 400 यूनिट्स, कहाँ है बच्चे कुछ 400 यूनिट्स, तो वो है मेरे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, 4,000 गुड्स तो बनाया था पर 400 बेचा नहीं हूं, तो वो क्या है मेरा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो लेट मी फाइंड आउट, और दिस इज द कॉन्सेप्ट इन दिस क्वेश्चन, इसके ऊपर अभी हम नोट लिखेंगे कि कैसे क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करते हैं, कैसे क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करते हैं फिनिश गुड्स का। तो देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में 8th पॉइंट लिखेंगे हम, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तुमको फुल फॉर्म लिखना है ना, मेरे को अलाउड है शॉर्ट फॉर्म, तुमको नहीं अलाउड है, यहां लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक जैसा तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, तो उसको हम डैश कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालें, तो यहां लिख दो वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1। अब एक वर्किंग नोट हम बनाना चाहेंगे प्यारी सी, यहां पर बनाते हैं वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, इसके ऊपर अभी हम लोग नोट लिखेंगे, पहले हम क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं ताकि एक प्रैक्टिकल अप्रोच मिल जाए, फिर थ्योरी तो हम लिख ही लेते हैं कि निकालना कैसे है। तो सबसे पहले कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मेरे को निकालना पड़ेगा पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो वो कैसे निकलेगा, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, तो यहां पर लिख देता हूं टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब जितना खर्चा प्रोडक्शन में हुआ है डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, मतलब मैंने कितनी यूनिट्स बनाई है, तो मेरा 1,76,000 रुपीज का खर्चा हुआ है और उतने में मैंने 4,000 यूनिट्स बनाई है, तो एक यूनिट का कॉस्ट क्या मुझे मिल जाएगा, बचपन में करते थे ना कि एक दर्जन बनाना 40 रुपए का, एक दर्जन बनाना 40 रुपए का, तो एक बनाना कितने का, एक दर्जन बनाना 40 रुपए का है, तो एक बनाना कितने का, 12 से डिवाइड कर देते, क्यों, क्योंकि एक दर्जन में 12 रुपए होता है, तो ये कितना आता था 40 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आता था 3.33 रुपीज फॉर 1 बनाना, तो हम भैया को बोलते थे भैया 3 दे दो 10 रुपए के, 10 रुपए के 3 दे दो, तो वही बचपन वाले कॉन्सेप्ट है बेटा, बचपन वाले कॉन्सेप्ट है बस, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, आई थिंक 4,000 से हम डिवाइड करें तो दिस इज कम्स आउट टू बी 44 पर यूनिट, ठीक है। तो अब बताओ क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा, क्लोजिंग स्टॉक भैया 4,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किया, 3,600 मैंने बेच दिए, इंटू 44, तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी 4,000 माइनस 3,600 इंटू 44, तो दिस इज कम्स आउट टू बी 17,600 रुपीज, तो दिस इज माई वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो इसको पॉज करके लिखना ना, देखो रिकॉर्डेड लेक्चर है,
तो मैं वीडियो तुमको खुद ही पॉज करके लिखना पड़ेगा, है ना, मैं नहीं रुकूंगा 5-5 10-10 मिनट, नहीं तो वेस्ट होगा बहुत ज्यादा टाइम। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं 17,600 मेरा क्लोजिंग स्टॉक आ गया। तो अब मेरा आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब समझे, अब आएगा मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट। ओके गाइस, तो अभी मैं लिखवाऊंगा तुमको इसके ऊपर नोट, टेंशन मत लो। 7 + 8 - 9, तो ये कितना आ जाएगा 1,76,000 माइनस करता हूं तो 1,58,400, और दिस इज माई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब एक बात बताओ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा ऐड होता है, तो अब यहां पर मैं लिखता हूं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ठीक है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। अब मेरे को एक बात बताओ, कितने यूनिट्स बिके, 3600 बिके भैया। एक यूनिट पे कितने का खर्चा हुआ, एक यूनिट पे 1.5 रुपीज का खर्चा हुआ, तो 3600 में कितना इंटू कर देंगे तो 5400 आ जाएगा। ठीक है, फिर हम इसका टोटल भी लगा लेंगे, टोटल कितना आ जाएगा, तो देखो 12th नंबर में हम लिखूंगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, और कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना आ जाएगा फिर मेरा, इसमें 1,58,400 को हम ऐड कर देते हैं, तो दिस इज कम्स आउट टू बी 1,63,800 रुपीज। अब क्या मुझे प्रॉफिट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी हुई है, प्रॉफिट सेल्स, ये देखो क्वेश्चन में वापस आके एक बार आपको मैं पढ़ाना चाहूंगा। ये देखो प्रॉफिट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, लेकिन सेलिंग प्राइस दिखा के रखा है 50 रुपए ईच। सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में बता के रखा है 50 रुपए ईच, तो देखो सेलिंग प्राइस। ओके, नाउ आई नोटेड, मेरी जो स्क्रीन है ना ये थोड़ी इस बार मैंने बड़ी कर ली है ना, तुम लोग को दिख भी रहा है कि नहीं, आई मीन डिलेमा नाउ, तो दिख रहा है ना, आई होप तुमको दिख रहा है। 3600 इंटू 50 रुपीज में मैंने इसको सेल किया है, तो 3600 इंटू 50 रुपीज, तो दिस इज 1,80,000 रुपीज। 1,80,000 क्या आ गया, मेरा सेल्स आ गया। तो अब मैं सेल्स में से कॉस्ट माइनस कर देता हूं 1,63,800, तो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा 16,200 रुपए। ठीक है, और ये कैसे आया मेरा 1,80,000 सेल है, उसमें कॉस्ट माइनस कर दूंगा 1,63,800, तो ये मेरा आ गया प्रॉफिट। ठीक है गाइस, क्लियर हो गई क्या बात, बोल दो एक बार 16,200। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन हमको करना है, अच्छा क्वेश्चन है, उसके पहले हम नोट लिखेंगे। एक काम करो, मेरे को ऐसा लगा ना कि मैं तुम लोग नोट नहीं कर पाए इसको, एक काम करो इसको नोट कर लो, क्योंकि हो सकता है कि मैं बीच में आ गया हूँ और तब तक मैं स्क्रीन को भी थोड़ा छोटा कर दूं, सेटिंग कर, इसको तुम लोग नोट कर लो, इस वाले को नोट कर लो जल्दी से। चलो, हो गया होगा तुम्हारा नोटिंग, और देखो मैंने स्क्रीन को फिर से थोड़ा सा उधर कर दिया है, तो अब मैं सामने नहीं आऊंगा स्क्रीन के। ठीक है, चलो अब यहाँ पर मैं तुमको कॉन्सेप्ट लिखवाना चाहूंगा। कॉन्सेप्ट नंबर 2 तक तुम्हारा हो गया, कॉन्सेप्ट नंबर 3 अब हम लोग लिखेंगे। यहाँ पर नहीं लिखते, थोड़ा दूर में लिखते हैं, क्योंकि पास में तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 3, कॉन्सेप्ट नंबर 3 में हमने क्या पूछा, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ फिनिश्ड गुड्स व्हेन ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स इज नॉट गिवन। तो तुम लोग आ जाओगे अब डिलेमा में, भैया तो इसका मतलब जब ओपनिंग फिनिश गुड्स दिया होता है तब भी कैलकुलेशन हो सकता है क्लोजिंग फिनिश गुड्स का? यस हो सकता है, उसका जब क्वेश्चन आएगा तो वाला कॉन्सेप्ट लिखाया जाएगा। अभी जो कॉन्सेप्ट है तुमको लिखा जा रहा है कि ऐसा सिचुएशन जब तुमको ओपनिंग फिनिश गुड्स नहीं दिया है तब तुम क्लोजिंग वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स क्लोज लिख लो यहाँ, क्लोजिंग फिनिश गुड्स। ठीक है, व्हेन ओपनिंग फिनिश गुड्स इज नॉट गिवन। तो बहुत सिंपल सा है, क्या है सिंपल, हमको निकालना है कॉस्ट पर यूनिट, बात खत्म। कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। ठीक है, और फिर क्लोजिंग स्टॉक कैसे आ जाएगा, क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स इज इक्वल टू कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो इसको तुम लोग नोट कर लो। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट नंबर 3 था तुम्हारा। ठीक है, ऐसा भी कॉन्सेप्ट आएगा जिसमें ओपनिंग फिनिश गुड दिया रहता है, उसमें भी 2 तरीका होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, बेसिकली 3 तरीका होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट और वेटेड एवरेज। तो वो जब आएगा तब कराया जाएगा, जब आएगा तब कराया जाएगा, अभी भूल जाओ, भूल जाओ ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो इसको लिख लियोगे पॉज करके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करें क्या। फिफ्थ क्वेश्चन, बहुत मजा आ रहा होगा तुम लोग को कॉस्ट शीट करने में, आई एम श्योर। अच्छा, कोई भी डाउट होगा
तो ग्रुप में पूछ लेना, ठीक है, तुम्हारे कॉमन ग्रुप में। और प्लस क्या बोलते हैं, मैं अगर तुम लोग नहीं क्लैरिफाई करता हो 24 आवर्स के अंदर मैं तुमको रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट, इन अ फैक्ट्री 15,000 यूनिट्स ऑफ एन आर्टिकल वर मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर 2000 डैश डैश एंड 13,500 यूनिट्स वर सोल्ड एट 7 रुपए पर यूनिट। तो यहां पर भी देखो 15,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर हुए हैं लेकिन 13,500 ही बिके हैं, तो इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है। द फॉलोइंग फिगर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द कॉस्टिंग रिकॉर्ड, और 7 रुपए पर यूनिट बिके। देखो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको मैं मार्क करते चलता हूँ। रॉ मटेरियल कंज्यूम, आहा क्वेश्चन ने काम आसान कर दिया, डायरेक्ट दे दिया रॉ मटेरियल जो कंज्यूम हुआ है, ठीक है। डायरेक्ट वेजेस दे दिए 15,600 के, ओके वेरी गुड। वर्क्स ओवरहेड एक्सपेंसेस आर एलोकेटेड बाय टू प्रोडक्शन बाय मींस ऑफ मशीन आर रेट। बोल रहा है जो वर्क्स ओवरहेड है वो कैसे एलोकेट होंगे, मशीन आर रेट का इस्तेमाल करते हुए। क्या बोल रहा है समझाता हूं आगे, ठीक है, नहीं समझ में होगा। दिस रेट फॉर दिसंबर 2000 डैश डैश वाज 4 पर आवर, ठीक है। मशीन आर रेट कितना दिया है, 4 पर आवर, ठीक है। एंड 1100 आवर वर्क ड्यूरिंग द मंथ, और बोल रहा है 1100 घंटे काम किया है मशीन ने इस महीने। ऑफिस ओवरहेड्स इज चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ 15% ऑन द वर्क्स कॉस्ट। ऑफिस ओवरहेड्स को क्या बोल रहे हैं, 15% ऑफ वर्क्स कॉस्ट है, 15% ऑफ वर्क्स कॉस्ट है। एंड सेलिंग ओवरहेड्स आर ₹0.25 पर यूनिट, ओके, ठीक है। कंपाइल अ कॉस्ट शीट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट्स और प्रॉफिट फॉर द मंथ। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सेम सेम लग रहा है, तो एक काम करो, एक बार पॉज करके करने की कोशिश करो, ठीक है। सेम ही है, मैं पहले बता दूं सेम ही है। नहीं बनेगा तो फिर तो चल ही रही है वीडियो, है ना, तुम्हारे लिए तो पॉज जो है वो सेकंड के 10वें हिस्से के बराबर होता है। तो एक बार कोशिश कर लो, नहीं बनेगा तो फिर हम तो बैठे, ठीक है। कर लिए ट्राई। अब मैं बताता हूं, ठीक है। तो हम बनाते कॉस्ट शीट, कहीं दूर में चल के, कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ, कौन सा महीना चल रहा है, दिसंबर 2000 डैश डैश, दिसंबर 2000 डैश डैश, ठीक है। अब देखो ये जो मैं बार बार क्वेश्चन पढ़ने के लिए तुम लोग के लिए जाता हूँ ना, बार बार आगे से नहीं चलेगा ना ऐसा। तुम्हारे पास जो हार्ड कॉपी पड़ी है तुमको उसी से देख देख के समझना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इससे टाइम वेस्ट होता है। तुम लोग समझ रहे हो ना मेरी बात को, अच्छे बच्चे हो यार, तुम लोग समझते हो बात को। ये मैंने बना लिया फॉर्मेट, मैं लिख देता हूँ पर्टिकुलर्स और अमाउंट इन रुपीज, ठीक है। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले क्या था, डायरेक्ट मटेरियल था, कंज्यूम्ड। सेकेंड है डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है नहीं तो मैं प्राइम कॉस्ट पे आता हूँ। प्राइम कॉस्ट के बाद है फैक्ट्री ओवरहेड्स, क्या आ जाएगा वर्क्स कॉस्ट। अच्छा तुम लोग सोचते होगे ना भैया आप ऊपर फैक्ट्री ओवरहेड लिख देते हो नीचे फैक्ट्री कॉस्ट नहीं लिखते हो। क्वेश्चन में वर्क्स कॉस्ट दे दिया तो इसलिए वर्क्स कॉस्ट लिख दे रहा हूँ। फैक्ट्री कॉस्ट वर्क्स कॉस्ट एक ही चीज है, ठीक है, मैं तुमको बार बार बता दिया हूँ, ठीक है। लेकिन ये तो चलो इतना आइटम पहले मैं लिख लूँ एक एक करके, तो बार बार नहीं पसंद यार इधर आना। 52,000 और 15,600, 15,600 इसका हम लगा देते टोटल, तो दिस इज माई 67,600, ठीक है। फिर उसके बाद फैक्ट्री का खर्चा, फैक्ट्री का ओवरहेड्स के लिए कुछ तो यहाँ पर कार्यक्रम देके रखा है, ठीक है। ये देखो, ये बोल रहा है वर्क्स ओवरहेड, वर्क्स ओवरहेड मतलब फैक्ट्री ओवरहेड एलोकेटेड बाय प्रोडक्शन बाय मींस ऑफ मशीन आर रेट, और मशीन आर रेट 4 रुपए है और 1100 घंटे काम किए, तो 1100 इंटू 4, वही पिछला वाला सीन है, कुछ डिफरेंट नहीं है। 1100 इंटू 4 मैं बोला ना, ये तुम लोग के प्रैक्टिस के लिए डाल के रखा था कि तुम लोग एक बार वीडियो पॉज करके प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। आंसर तो मेरे को बताना ही है, और वैसे तुम लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चन अलग से मिलेंगे ना, अलग से तुमको प्रैक्टिस क्वेश्चन और मिलेंगे। वर्क्स कॉस्ट कितना आ गया 72,000। फिर मैं यहाँ लिख देता हूं तुम्हारा ऑफिस ओवरहेड्स, ऑफिस ओवरहेड्स कितना है देखो, ऑफिस ओवरहेड्स इज टू बी चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ 15% ऑन वर्क्स कॉस्ट, 15% ऑफ वर्क्स कॉस्ट, तो 15% ऑफ वर्क्स कॉस्ट मतलब 72,000 इंटू 15%, तो ये आ रहा है 10,800 रुपए, तो प्लस इसे कर देता हूँ 72,000, तो दिस इज कम्स आउट टू बी 82,800। गाइस कोई फ्रेम ड्रॉप वगैरह तो नहीं हो रहा ना, यस वॉइस वाइज एवरीथिंग इज ओके, ठीक है। तो सेवेंथ में तुम्हारा क्या आ जाएगा, सेवेंथ में तुम्हारा जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। भैया सीओजीएस लिखो, सीओजीएस लिखो, आगे तो फिनिश गुड्स नहीं है,
जितना बनाया था उतना बिका नहीं है, भूल गए क्या? तो यहां पर आ जाएगा मेरा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। मैं बोला ना सेम क्वेश्चन है, तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए डाला गया बेटा। और माइनस करूंगा मतलब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफजी में मैं डैश डाल दूंगा, क्यों? क्योंकि ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफजी मेरे को भी पता है होने ही नहीं वाला है। क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा? 15,000 यूनिट्स प्रोड्यूस हुआ है, 13,500 बिक रहा है, ठीक है, तो मतलब 1500 यूनिट्स, 1500 यूनिट्स आर इज गोइंग टू बी इन क्लोजिंग स्टॉक। तो फिर से मैं यहां पर लिख देता हूं वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1। अच्छा बच्चे पूछ रहे हैं भाई भैया कॉस्ट शीट के अंदर वर्किंग नहीं दिखा सकते? मैंने बोला बिल्कुल नहीं, प्रोफेशनल स्टूडेंट्स हो, प्रेजेंटेशन प्रोफेशनल टाइप करो। तो यहां पर लिखो कैलकुलेशन ऑफ, यहां पहले हेडिंग डाल दो वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफजी, एफजी कॉस्ट पर यूनिट। यस, तो कॉस्ट पर यूनिट कैसे आता है? टोटल कॉस्ट 82,800। भैया आपका ओवर एक्टिंग का 50 रुपए हम लोग काटेंगे, काट लो भाई, काट लो, काट लो। क्या करूं मैं? तुम लोग को इंगेज करने की कोशिश करता हूं, तुम लोग मेरी भावनाओं को अगर नहीं समझ पा रहे हो तो तुम लोग फिर मेरे को आज तक जाने नहीं हो, ठीक है, कि मैं तुम लोगों को क्लास में इंगेज करने की कोशिश कर रहा हूँ। 5.52 आ गया कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। अब क्लोजिंग स्टॉक निकाल लेता हूं, 1500 इंटू 5.52 इंटू 1500, तो ये आ गया मेरा 8280। यस 8280। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं 8280। फिर अब मैं निकालूंगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, 7 + 8 - 9। तो इसमें मैं माइनस कर देता हूँ 82,800 को, तो दिस इज माई 74,520, 74,520। ये हो गया 11th पॉइंट में क्या डलेगा भैया? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस या ओवरहेड्स। तो ये मेरा 0.25 पर यूनिट है ना, तो 13,500 यूनिट मैंने बेचा है, तो जितने से बेचा है उतने पे ही खर्चा होगा सेलिंग का, इंटू 0.25, तो 13,500 इंटू 0.25, तो दिस इज माई 3375। इसको अब हम लगा लेते हैं एक बार टोटल, तो 12th पॉइंट में आ जाएगा मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स, फिर मैं इसमें ऐड करूंगा प्रॉफिट, तो फिर मेरा आ जाएगा सेल्स। और सेल्स मेरा आने वाला है 13,500 इंटू 7 रुपए पर यूनिट में बिका था ना, तो 13,500 इंटू 7 रुपए, तो ये आ रहा है मेरा 94,500 रुपीज। इसका भी मैं टोटल लगा लूं, 74,520 प्लस 3375, तो ये आ रहा है मेरा 77,895। अब इसमें माइनस कर रहा हूँ 94,500, तो मेरे को प्रॉफिट पता चल जाएगा, क्योंकि मेरे को प्रॉफिट नहीं, मेरे को सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। 16,605 आ गया मेरा प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट कैसे आया? 94,500 को माइनस किया 77,895 से, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद कम से कम 10 मिनट तक तुमको क्वेश्चन याद रहना चाहिए, ठीक है, 10 मिनट तक तुमको क्वेश्चन याद ही रहना चाहिए। तुम्हारा कॉस्ट यूनिट हो गया, एक बार पॉज करके इसको लिख लो, ठीक है, मैं नहीं कर रहा हूँ पॉज, तुम ही लोग पॉज करके इसको लिख लो, ठीक है। ब्लू पेन थोड़ी सी लाइट हो जाती है ना, मेरे को लाइट दिख रही है, फिर आँख खराब। ये देखो 7 रुपए सेलिंग प्राइस दिया हुआ था ना, इसी को मैंने किया है प्लस यहाँ पर। छठा क्वेश्चन करेंगे अब सॉल्व। 66 क्वेश्चन है। तुम लोग सोच रहे हो भैया टेढ़ा है क्वेश्चन, अरे भाई कैम स्कैनर से स्कैंड है, कैम स्कैनर से नहीं, सॉरी, एडोब स्कैन से। कैम स्कैनर ही दिमाग में आता है, कैम स्कैनर से भाई बहुत यूज टू थे हम पहले, आजकल एडोब स्कैन यूज कर रहे हैं। देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट एंड प्रॉफिट ऑन सेल। तो बेसिकली कॉस्ट शीट के 4 पार्ट फाइंड करने, तो कॉस्ट शीट बनाना, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया है 40,000, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल दिया है 80,000, कैरियज इनवर्ट दिया है 2500, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया है, क्लोजिंग स्टॉक है, व्हाट इज दिस, 2 बार कैसे दिया है? 1 मिनट में यहाँ लाइनिंग खींच देता हूँ, टेढ़ा है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा तुम लोग को समझने में और देखने में। आई थिंक
दिस इज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, इसको क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कर लो बेटा, को ना क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफ जी कर लो, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफ जी, आई थिंक मिसप्रिंट हुआ है। डेप्रीसिएशन प्लांट पे 4800 का, ठीक है, मैं लाइन ही खींचते जाता हूँ। स्टीम एंड पावर फैक्ट्री का खर्चा है, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री रेंट फैक्ट्री का ही खर्चा है। प्रोडक्टिव वेजेस, अच्छा प्रोडक्टिव वेजेस क्या होता है भैया? प्रोडक्टिव वेजेस आप बताए थे, डायरेक्ट लेबर का दूसरा नाम है प्रोडक्टिव वेजेस, आया ना? देखिए इसीलिए मैं पहले से तुमको सब चीजें बता दिया था, क्वेश्चन में मेरे को पता था तुमको देखने को मिलेगा। नॉन प्रोडक्टिव वेजेस 2000, ऑफिस एक्सपेंसेस 12000, सेलिंग एक्सपेंसेस 22000 और सेल्स दी है 3,20,000 रुपए की। कॉस्ट शीट बनाना है हमको, ठीक है, कॉस्ट शीट हमको बनाना है, तुम एक बार ट्राई कर लो, तुमको नहीं बनेगा तो फिर हम बताते हैं, ठीक है। और पॉज करके खुद ही ट्राई कर लो ना, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ, चालू कर रहा हूँ, तुम एक बार ट्राई कर लो अगर तुमको करना है तो। कॉस्ट शीट फॉर द मंथ दिया है क्या? फॉर द डेटा, कॉस्ट शीट बस हेडिंग डालो, फिर कुछ नहीं दिया रहता तो सिर्फ कॉस्ट शीट डाल दो। ये क्या क्या बकर है, तो हटाया जाए यहाँ से, हट क्यों नहीं रही? हाँ, देखो पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीस, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है, पहला पॉइंट डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड है। दूसरा है, अच्छा एक मिनट, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम में ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक वाला सीन है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो इसको हम लोग देख लेते हैं तीनों को क्या क्या है। ये देखो ओपनिंग स्टॉक लेना है, परचेज लेना है, अच्छा कैरियज इनवर्ड भी लेना है ना, कैरियज इनवर्ड भी अपने पास, और क्लोजिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक 40, 80 और 10,800, कैरियज 2500, ठीक है। तो ये आएगा तुम्हारा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, इसको मैं लगा लू एक बार टोटल, तो 80 प्लस 40 1,20,000 माइनस 10,800 प्लस 2500, तो ये आ गया मेरा 111,700, ठीक है, मतलब 1,11,700। फिर आएगा तुम्हारा डायरेक्ट लेबर, तो डायरेक्ट लेबर में मेरे को क्या लेना है? प्रोडक्टिव वेजेस, है ना, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। अच्छा नॉन प्रोडक्टिव वेजेस इधर का नहीं है ना, ये इनडायरेक्ट लेबर है। प्रोडक्टिव वेजेस कितने की है मेरी? 70,000 रुपए की है, 70,000 प्रोडक्टिव वेजेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसा क्वेश्चन में कुछ है? कुछ भी नहीं है डायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसा, तो हम इसको ले लेते हैं प्राइम कॉस्ट डायरेक्ट, प्राइम कॉस्ट प्लस 70,000, तो यार है मेरा 1,81,700 ओके गाइस, प्राइम कॉस्ट आ गया। फोर्थ में मैं लूंगा फैक्ट्री ओवरहेड्स, एक सेकंड रुको, तो में क्या है ना, आईपैड की बहुत स्क्रीन रफ हो जाती है। देखो फैक्ट्री ओवरहेड्स में अब हमको क्या क्या उठाना है, चलो एक बार क्वेश्चन में जाके डुबकी लगा के देखते हैं। तो डेप्रीसिएशन लगाना ही है 4,800 का, तो ये जाएगा फैक्ट्री में, स्टीम एंड पावर जाएगा फैक्ट्री में 2,400, फैक्ट्री रेंट जाएगा, और अनप्रोडक्टिव वेजेस, ठीक है, मतलब इनडायरेक्ट लेबर, तो 4,800, 4,800 2,400 6,000, 6,000, और मेरा अनप्रोडक्टिव वेजेस कितने का है? अनप्रोडक्टिव वेजेस 2,000 की है, 2,000, थोड़ा साफ सुथरा लिख दूं मैं, तो ये क्या क्या है मेरा? डेप्रीसिएशन, और ये रेंट है, अनप्रोडक्टिव वेजेस है,
अच्छा इनर कॉलम में लिखूंगा, बाहर टोटल लिखूंगा, है ना, इसीलिए इनर कॉलम में लिख रहा हूँ, बाहर टोटल लिख दूंगा। और स्टीम एंड पावर है, स्टीम एंड पावर, पावर रेंजर्स 4800 प्लस 2400 प्लस 6000 प्लस 2000, तो दिस इज कम्स आउट टू बी 15200, 15200। दिस इज माय फैक्ट्री का ओवरहेड्स। इसको अगर मैं टोटल लगाऊंगा 15200 को, तो मेरा क्या आ जाएगा भैया, फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी, फैक्ट्री की मेरी कॉस्ट आ जाएगी, जो कि आएगी मेरी 181,700। तो ये आ रहा है मेरा 1,96,900 रुपीज, ये आ गया मेरा फैक्ट्री का कॉस्ट। ठीक है, अब फैक्ट्री के कॉस्ट के बाद हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग क्लोजिंग लेते हैं। क्वेश्चन में वर्क इन प्रोग्रेस नहीं दिया है ओपनिंग क्लोजिंग, तो डायरेक्टली कहां जाऊंगा, ऑफिस एंड एडमिन। नहीं, मेरे को डायरेक्ट ऑफिस एक्सपेंसेस लिखा है, तो मैं क्वेश्चन की भाषा का प्रयोग करूंगा। कितना है, 12,000, 12,000 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आने वाला है। 12,000 प्लस करने से 2,08,900, और मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही लिखूंगा क्योंकि फिनिश गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग दिया है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेरा कितना आएगा, 2,08,900 रुपए। देखो कैलकुलेटर तुम एक हाथ में हैंडी हैंडी करके यूज करते रहोगे ना, तो तुम्हारा काम सही चलेगा। ठीक है, मतलब हैंडी रखो एक हाथ में कैलकुलेटर जो है, तुमको आदत रखनी है कि नहीं इधर चलते रहेगा, और वहीं पर रोक के रखना, ऑन ऑन मत दबाते रहना 25 बार, क्योंकि फिर तुम्हारा काम देख रहे हो ना मैं कैसे वहीं पर रोक के रखता हूँ, उसी में प्लस 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 माइनस करते जाता हूँ। फिर मैं लिख लेता हूँ ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो ये कितना कितना है, 8,000 और 20,000। अपनी बुक में गोदने में बहुत मजा आता है, तो अपनी एक बार हार्ड कॉपी तुम ले लियो, तो गोद दिए करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा 7 प्लस 8 माइनस 9। तो 7 प्लस 8 माइनस 9 कितना होता है, देखो मैं करके दिखाता हूँ। 7 प्लस 8 माइनस 9, तो ये आ रहा है मेरा 1,96,900। ठीक है, तो 1,96,900 तक तुम्हारा कार्यक्रम हो गया। अब इसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा ले लूं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपेंसेस 22,000 रुपए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा है। 22,000 रुपए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा है। तो 12वें पॉइंट में मैं लिख देता हूं कॉस्ट ऑफ माई सेल्स 10 प्लस 11। तो ये आ रहा है मेरा 22,000 प्लस करने से 2,18,900 रुपए, 2,18,000। अब 13वें पॉइंट में आएगा प्रॉफिट, और 14th पॉइंट में आएगा सेल्स। ठीक है, तो 13th पॉइंट में प्रॉफिट, तो देखो मेरे को सेल्स का डेटा दिया है क्या, 3,20,000, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, तो उससे बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट आ जाएगा। 3,20,000 में यहां लिख देता हूं सेल्स दी हुई है मेरे को। तो अगर मैं 3,20,000 में से कॉस्ट माइनस कर दूं 2,18,900 रुपए की, तो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा माइनस 3,20,000। तो दिस इज कम्स आउट टू बी 1,011,000, मतलब 1,01,100 रुपए। ठीक है, तो ये मेरा प्रॉफिट आ गया। ठीक है, तो लेट मी वन चेक। ओके, एवरीथिंग इज फाइन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में मैं लिख देता हूँ 5 प्लस 6, फैक्ट्री कॉस्ट में मैं लिख देता हूँ 3 प्लस 4। ठीक है, वैसे तुम लोग समझ जा रहे होगे ना, पर फिर भी लिख देता हूँ अगर कहीं डाउट आ रहा होगा तो। ठीक है, तो ऐसे आगे इसको तुम लोग नोट कर लो, इसको आप लोग नोट कर लो। आई थिंक यही वाला पोर्शन किसी बच्चे का बच्चा होगा तो बच्चे होगा, इसको और नोट कर लो। ठीक है, हो गया बच्चा लोग, चलो अब आगे क्वेश्चन करें हम लोग नेक्स्ट। यहाँ पर मेरे को तुमको कोई कॉन्सेप्ट तो नहीं लिखाना है ना, नहीं खैर, प्रोडक्टिव वेजेस मतलब तुमको पता है, पिछले क्वेश्चन में कोई कॉन्सेप्ट में भूला तो नहीं, पिछला क्वेश्चन तो सेम था। ठीक है, चलो 7th क्वेश्चन करें। अच्छा 7th क्वेश्चन मजेदार क्वेश्चन है, पूछो क्यों। तुमको क्वेश्चन में ट्रेडिंग अकाउंट दिया और तुमको कॉस्ट शीट बनाने बोलेगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो एन कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी योर कॉन्सेप्ट नंबर 4। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर एसर्टेन द कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड, वैल्यू ऑफ आउटपुट मैन्युफैक्चर्ड, परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स। तो अल्टीमेटली सारे आइटम कॉस्ट शीट के, तो कॉस्ट शीट हमको बनाने बोल रहा है क्वेश्चन। देखो ओपनिंग स्टॉक दिया है, फिनिश गुड्स का भी दिया है, रॉ मटेरियल का भी दिया है।
परचेजेस दिया है तुमको, तो परचेजेस रॉ मटेरियल की होगी, फिनिश गुड्स की नहीं हो सकती। तुम लोग बोलोगे भैया क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि भाई अगर प्रोडक्शन कर रहे हो तो तुम परचेज रॉ मटेरियल करोगे, फिनिश गुड्स करोगे, है ना। तो वी आर जस्ट टेकिंग इट एज अ रॉ मटेरियल परचेज। वेजेस तुमको दिए, कैरियर्स दिया है तो इनवर्ड ही होगा, तो वी आर गोइंग टू इंक्लूड दिस इन द मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल। सेल्स तुमको दी हुई है तो दैट इज समथिंग वेरी गुड, इससे हम प्रॉफिट निकाल लेंगे। फिनिश गुड्स का तुमको क्लोजिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक दिया है, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, क्योंकि कॉस्ट शीट हमको बनाना है, तो ग्रॉस प्रॉफिट से हमको अभी फिलहाल कोई लेना देना नहीं है। तो कॉस्ट शीट बनाते हैं। देखो, तो तुम लोग बोलोगे भैया काम आसान कर दो ना, वैल्यू ऑफ आउटपुट मैन्युफैक्चर बता दो डायरेक्ट। तो भाई वैल्यू ऑफ आउटपुट मैन्युफैक्चर मतलब टोटल कॉस्ट निकालने बोल रहा है, और टोटल कॉस्ट निकालने बोल रहा है तो कॉस्ट शीट तो बनानी ही पड़ेगी। तो इसीलिए शॉर्ट में हम कर सकते हैं क्वेश्चन, पर देन ऑल्सो लेट्स मेक अ कॉस्ट शीट, ठीक है। आई थिंक मच सिंपलर टू बी देयर। तो यहाँ पर हम लेते हैं पर्टिकुलर्स। या पेन का कलर बहुत चेंज करते हो आप, क्या करें यार, करना पड़ता है, इंटरेस्ट जगाए रखना पड़ता है। पहला है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, में मेरा आएगा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस था, प्लस एक कैरियज भी है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। देखो, ओपनिंग स्टॉक है मेरा रॉ मटेरियल का 2400, ठीक है। भैया फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक नहीं लोगे क्या, बेटा फिनिश गुड नीचे आता है कॉस्ट शीट में। तो 2400, 24,000, 2400, 24,000, और ये 2,000 का है कैरियज, 2,000, 2400, 24,000, 2,000, ठीक है। फिर उसके बाद 2800, तो 2400 प्लस 24,000 प्लस 2,000 माइनस 2800, तो 25,600 आया मेरा डायरेक्ट मटेरियल। सेकेंड पॉइंट में लिखो डायरेक्ट लेबर, वेजेस दी हुई है मेरे को, वही डायरेक्ट लेबर है, 40,000, 40,000। कब आ जाएगा मेरा प्राइम कॉस्ट। अब एक बात तुम समझो, प्राइम कॉस्ट ही मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। भैया क्यों, क्योंकि ना इसके बाद मेरे पास ऑफिस एक्सपेंसेस से रिलेटेड कोई खर्चा दिया है, ना मेरे पास WIP दिया है, ठीक है। और WIP ऑफिस एक्सपेंसेस के बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है, तो यही है मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। पर मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि मेरे पास ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया हुआ है। तो प्लस करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है। देखो, ओपनिंग स्टॉक है 8,000, क्लोजिंग स्टॉक है 7,000, ठीक है। ये हो गया, 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 8 और 7, 8,000, 7,000। तो अब आएगा मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, नहीं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, 3 प्लस 4 माइनस 5, ये आएगा 66,600। फिर आएगा मेरा प्रॉफिट, प्रॉफिट तो भैया इसको कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं लिख सकते, लिख सकते हो, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी लिख सकते हो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा इस क्वेश्चन में नहीं दिया है। और फिर आएगा सेल्स, तो सेल्स मेरे को कितनी दिया, मैं जाके एक बार जंप मार के देख के आता हूँ। 84,000 की सेल्स मुझे दी हुई है, तो मैं इससे प्रॉफिट निकाल लूंगा। 84,000 माइनस कर देते हैं इस पे, तो आ रहा है मेरा 17,400 रुपए। तो दिस इज कम्स आउट टू बी माई प्रॉफिट। कैसे आया, 84,000 माइनस 66,600। मेरे को क्वेश्चन में बोला है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट निकाल के दिखाओ, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट, जो कि 66,600 आई है, इंटू 100। तो 17,400 डिवाइडेड बाय 66600,
परसेंट, तो ये आ रहा है मेरा 26.12%। ठीक है, ऐसे तुम कर सकते हो 26.12%। ठीक है, तो इसको नोट कर लो फटाक से। ओके वेट, ये 25,600, 65,600। Okay, everything is good, but why is this not showing the percentage of cost accurately? plus 8,000 minus 7,000, 66,600। yes, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट ही बोला था ना, सॉरी प्रॉफिट ऑन सेल्स बोला बेटा, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स बोला है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स 17,400 अपॉन 84,000 इंटू 100। तो ये भी निकाल देते, 17,400 डिवाइडेड बाई 84,000%, तो दिस इज 20.71%। ठीक है, अब द मेन पॉइंट जो हमारा डिस्कस करने वाला था वो ये कि मेरे को क्वेश्चन ने बोला था कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकालो और वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स निकालो। तो देखो मैन्युफैक्चर गुड मतलब जिसका प्रोडक्शन हुआ है, तो मेरे को एक ये निकालने बोला था और एक ये निकालने बोला था, और थर्ड थिंग जो मेरे को बोला था वो ये। तो तुमको पता है द गेम इज कि ये चीज मैं डायरेक्टली निकाल सकता था, ये चीज मैं अलग से निकाल सकता था, और ये भी चीज मैं अलग से निकाल सकता था, तो पूरी कॉस्ट शीट बनाने की जरूरत नहीं थी। बट द पॉइंट इज मैंने क्यों बनवाई। तुम सोचोगे भैया तो आप क्यों बनवाए, काम क्यों बढ़वाए, सिखाने के लिए, बेसिक पर्पस है सिखाने के लिए, तो सिखाने के लिए कॉस्ट शीट मैंने आपसे बनवाई है। समझ में आ गई बात। यस, तो इसको भी आप लोग प्रेम से, मतलब पूरे प्रेम से इसको आप नोट कर लो। ठीक है, पॉज करके नोट कर लिए होगे। आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू अनदर 5 मिनट्स टाइम टू नोट दिस डाउन। ठीक है, 8th क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर द ईयर 2009। ठीक है, सोच रहे होगे भैया कितना क्वेश्चन करवाओगे आज, चलो लास्ट क्वेश्चन आज का। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन कर ले आज का। मटेरियल कंज्यूम्ड, मैन्युफैक्चरिंग में 60,000, फैक्ट्री में 10,000। मैन्युफैक्चरिंग में 60,000 मतलब ये कौन सा मटेरियल है, डायरेक्ट मटेरियल है। भैया फैक्ट्री में भी तो जो लगा है वो डायरेक्ट मटेरियल है ना बेटा, फैक्ट्री में लगा है तो फैक्ट्री ओवरहेड्स का है ये, मतलब कुछ रॉ मटेरियल आया होगा जो फैक्ट्री में यूज हो गया, तो इनडायरेक्ट मटेरियल फैक्ट्री ओवरहेड्स में चला जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा इनडायरेक्ट मटेरियल में कैटेगराइज होगा, समझे। तो भैया फैक्ट्री में भी तो प्रोडक्शन ही होता है, फैक्ट्री में प्रोडक्शन होता है पर प्रोडक्शन में यूज नहीं हुआ ना मटेरियल, ये जो रॉ मटेरियल है वो प्रोडक्शन में यूज नहीं हुआ, जो प्रोडक्शन में यूज हुआ वो इधर दिया हुआ है मैन्युफैक्चरिंग, समझ गए। तो ये तुमको क्वेश्चन घुमाने के लिए, पॉइंट घुमाने के लिए दिया हुआ है, तो ये चीज ध्यान रखना, ये ओवरहेड्स में जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स। लेबर प्रोडक्टिव डायरेक्ट है, अनप्रोडक्टिव फैक्ट्री ओवरहेड्स, और ऑफिस वाले ऑफिस में जाएंगे। एक्सपेंसेस डायरेक्ट वाले डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया है क्वेश्चन में, दैट इज वेरी गुड। वर्क्स एक्सपेंसेस वर्क्स कॉस्ट वर्क्स ओवरहेड में जाएंगे, ऑफिस एक्सपेंसेस ऑफिस में जाएंगे, सेलिंग सेलिंग में जाएंगे। डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी ऑफिस ओवरहेड्स में जाएगा, ऑफिस बिल्डिंग ऑफिस में जाएगा, शोरूम का सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा, क्योंकि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा है शोरूम, है ना। मैनेजर की सैलरी फैक्ट्री वाली फैक्ट्री में जाएगी और ऑफिस वाली ऑफिस में, मैं मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स में और ऑफिस ओवरहेड्स में। क्लोजिंग स्टॉक मेरे को वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स का दिया हुआ है। तुम एक बात नोटिस करोगे, ओपनिंग स्टॉक तुमको नहीं दिया था पर क्लोजिंग स्टॉक दिया है। ठीक है, और सेल ऑफ फिनिश गुड्स की तुमको वैल्यू दी है, मतलब तुमको प्रॉफिट निकालने बोला है क्वेश्चन। ठीक है, मतलब प्रॉफिट निकाल के दिखाना होगा, बोल रहा है कॉस्ट शीट बनाओ फॉर द ईयर 2009, फॉर द ईयर 2009 कॉस्ट शीट बनाने बोला है, चलो बना लेते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन में ना मैं अपनी क्वेश्चन की शीट यूज करूंगा, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बार बार उधर उधर मेरे से हो पाएगा, तो तुम लोग भी अपनी हार्ड कॉपी सामने रखो, जो जो पॉइंट मैं बोलते जाऊंगा ना वो तुम देखते जाना। कॉस्ट शीट फॉर द ईयर 2009। ठीक है, लाइने वाइने खींच लें, बड़ी है बहुत ही वाली कॉस्ट शीट। ठीक है, चलो थोड़ा लिख लें, थोड़ा सा जाना ध्यान का काम। पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज। ओके, मैं बेसुरा हूं पर मैं तुमको उठा रहा हूं अगर तुम सो रहे होगे तो, पर इट इज इम्पॉसिबल कि तुम कॉस्ट की क्लास में सो, क्योंकि भाई न्यूमेरिकल क्लास में कोई बच्चा कैसे सो सकता है जबकि इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट और इतने इंटरेस्ट के साथ तुमको पढ़ाया जा रहा है। अप्रिशिएट करो मेरी मेहनत को। ठीक है,
अच्छा अच्छा रिव्यू देना अपनी नेक्स्ट जनरेशन को, मेरी कॉस्ट की बैच का। चलो तो भाई बातें बाद में, हम करते हैं डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। सबसे पहले लिख लेते हैं डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। एक मिनट रुको, मेरे को क्वेश्चन खोल लेने दो मेरे पास जो हार्ड कॉपी है। यस, दिस इज द क्वेश्चन। ओके, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम मेरे को दिया हुआ, मैन्युफैक्चरिंग वाला ले रहा हूं ना, 60,000 मैन्युफैक्चरिंग वाला ले रहा हूं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आएगा डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर में सिर्फ प्रोडक्टिव वाला, तो मैं ब्रैकेट में लिख दूं क्या, प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव, हाँ यस भैया लिख दो। मेरे को डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हैं क्वेश्चन में, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्वेश्चन में बहुत कम, देखो ये द 1% क्वेश्चन है, 1% कैटेगरी वाला क्वेश्चन है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, है ना। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने का, 15,000 रुपए। इसको हम टोटल लगा लेते हैं, तो दिस इज कम्स आउट टू बी प्राइम कॉस्ट। लेट मी यूज, अच्छा 1,15,000 तो आएगा, तो ये आ गया मेरा प्राइम कॉस्ट। नेक्स्ट मेरे को दिया है फैक्ट्री का ओवरहेड्स। अब देखो फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर एक एक करके हम कंसीडर करते जाते हैं। तो सबसे पहले वाला मटेरियल जो फैक्ट्री में यूज हुआ है कितने का दिया है, 10,000 का दिया है। वो वाला लेबर जो फैक्ट्री में काम किए हैं, ठीक है, अनप्रोडक्टिव वाले 5,000। वो वाले एक्सपेंसेस कितना दिया, 3,000। और डेप्रीसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 1,500। और जो मैनेजर ने फैक्ट्री में काम किया है, मैनेजर की जो सैलरी दी है देखो, फैक्ट्री वाली, वो वाली मैनेजर्स सैलरी, क्योंकि इसने फैक्ट्री में काम किया, फैक्ट्री भैया डायरेक्ट लेबर क्यों नहीं है ये, मैनेजर का खर्चा कितने बार बताऊं, कॉस्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, मैनेजर, सुपरवाइजर, इन लोगों को हम लोग पर यूनिट बेसिस पर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो ये किस में जाएगा, इनडायरेक्ट में जाएगा, मतलब फैक्ट्री के ओवरहेड्स में जाएगा। तो कितनी दी है ये, 12,000 दी है। इसका मैं लगा लू टोटल, 12,000 प्लस 1,500 प्लस 3,000 प्लस 5,000 प्लस 10,000, तो 31,500 आ गया टोटल। ठीक है भैया, फिर मैं लिख लेता हूं सिक्स्थ पॉइंट में फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट, देखो अब तुम लोग को थोड़ा कॉन्फिडेंस तो आया होगा, है ना। एग्री करना, मेरे को बताना जरूर कि हाँ भैया इस लेक्चर के बाद कॉन्फिडेंस तो आया है कॉस्ट शीट पे, ठीक है। अब एक बात बताओ, WIP का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दिया है क्या तुमको, दिया है ना। तो WIP का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक मेरे को भी दिख रहा है, तो हम अब ले लेते हैं WIP ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया तो डैश, और क्लोजिंग स्टॉक देखो दिया है 3,500 रुपए। तो ये कितना आ जाएगा मेरा, 1,43,000 आ जाएगा ना, 1,46,500 माइनस 3,500, 1,43,000, यस ठीक है, 1,43,000 आ गया। अब ये क्या है तुम्हारा फैक्ट्री कॉस्ट, ये फैक्ट्री कॉस्ट ऑन WIP था, ये फैक्ट्री कॉस्ट ऑन फिनिश्ड गुड्स आ गया, ठीक है, फैक्ट्री कॉस्ट ऑन फिनिश्ड गुड्स आ गया, ठीक है। अब ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, ठीक है। अब क्या लेंगे, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। तो इसके लिए भी लाइनें लगानी पड़ेगी मेरे को। सबसे पहले मटेरियल का कुछ भी नहीं है, देख लो ध्यान से, पर लेबर में दिया हुआ है 5,000 है, एक्सपेंसेस दी हुई है, देखते जाओ ना अपनी शीट में से, टिक टिक करते जाओ कि हाँ ये ले लिया मैंने, ये ले लिया मैंने, 3,000 दिया है। डेप्रीसिएशन ओहो 1,000 का है, और मैनेजर की सैलरी जिसने ऑफिस में काम किया है 8,000 की है। तो टोटल लगा लूं, 8 9 10 11 12 12 5 17,000 रुपए। इतना भी छोटा पड़ गया, सोचो इतना भी छोटा पड़ गया, ठीक है। अब आ जाएगा मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। भैया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्यों लिख रहे हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखो ना, ओपनिंग स्टॉक नहीं है पर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया है, ठीक है। तो 17,000 प्लस 1,43,000 कर लूं पहले मैं, क्या भैया इतने इजी कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो आप, 1,60,000 तो होता है। मैं क्या बोला, कैलकुलेटर में मैं अपना हाथ जो बैठा हुआ है वो हटाना नहीं चाहता, और तुम्हारा हाथ बैठाना चाहता हूँ, मैं तुमको मोटिवेट करता हूँ, है ना, ठीक है। फिर उसके बाद लिखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स
क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ओपनिंग स्टॉक मंजे नहीं दिए हैं, क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है 2500, तो ये आ जाएगा 1,57,500 और दिस इज माई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब इस पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ले लूं तो मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा, कितना दिया है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो देखो इसमें भी दो पॉइंट है ना, इसमें एक तुम्हारा एक्सपेंसेस दिया हुआ है अलग से 2000 की और डेप्रीसिएशन भी दिया हुआ है ना, तो डेप्रीसिएशन भी ले लूंगा, तुम लोग पूरा लिख सकते हो डेप्रीसिएशन ऑफ शोरूम, ठीक है मैं शॉर्ट में लिख दिया हूं 1000, तो ये हो गया 3000 मेरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा। लाइन को बढ़ाने की आवश्यकता है, ठीक है थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी हो गई, प्लीज इग्नोर काइंडली। 16 पॉइंट में आ जाएगा 1,50,60, तो 1,60,500 रुपीज इज माई कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब इसमें ऐड होगा प्रॉफिट और फिर आ जाएगा मेरा सेल्स, और मेरे को क्वेश्चन में सेल्स कितना दिया है, मेरे को क्वेश्चन में सेल्स 1,80,000 दिया, ये देखो ये देखो सेल्स 1,80,000 दिया है, ठीक है तो प्रॉफिट आ जाएगा 1,80,000 माइनस 1,60,500, तो 1,80,000 माइनस 1,60,500 क्या रहा है 19,500 मेरा प्रॉफिट आ गया बच्चों, 19,500 क्या आ गया मेरा प्रॉफिट आ गया, ठीक है। अच्छा भैया आप सेल्स के सामने प्रॉफिट का डेटा लिख दियो, मैंने बोला ओके गूगल, ठीक है क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो एक बार मैं और डिस्कस करना चाह रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन, तो प्लीज काइंडली नोट कर लो, फिर आई जस्ट वांट टू डिस्कस वंस अगेन, ठीक है तो ये तुम लोग नोट कर लिए होगे, है ना। अच्छा एक मैंने तुमको कॉन्सेप्ट नंबर 4 नहीं लिखा है, तो एक काम करो कॉन्सेप्ट नंबर 4 की नोटिंग कर लो पहले, कॉन्सेप्ट नंबर 4, इफ क्वेश्चन प्रोवाइड्स यू ट्रेडिंग अकाउंट then just prepare cost sheet using trading account, बस दैट्स ऑल, ठीक है। ये मैं इसलिए लिखवा दिया क्योंकि तुम ट्रेडिंग अकाउंट देख के डर जाओगे कि भैया ट्रेडिंग अकाउंट दे दिया कॉस्ट शीट कैसे बनेगी इससे। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर बेटा वही डाटा होता है, वही डेटा होता है जो कॉस्ट शीट में यूज होने वाला रहता है, तो कोई प्रॉब्लम की बात यहाँ पर नहीं है, ठीक है तो ये चीज तुम ध्यान में रखना। तो कॉन्सेप्ट नंबर 4, ठीक है लिख लिए होगे। इसके बाद 8th वाले पॉइंट को मैं आप तुम लोग को क्वेश्चन से एक बार दिखा देगा डिस्कस कर लूं। पहले मैंने मैन्युफैक्चरिंग ले लिया, ठीक है फिर उसके अंदर प्रोडक्टिव वेजेस ले लिया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ले लिया, मेरा प्राइम कॉस्ट आ गया। फिर उसके बाद मैंने फैक्ट्री ओवरहेड्स लिया, फैक्ट्री ओवरहेड्स में मैंने ये वाला कंसीडर किया था क्योंकि फैक्ट्री में वो वाला मटेरियल है जो यूज हो गया है एज अ ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग में यूज नहीं हुआ है, तो इसको मैंने ले लिया। मैंने अनप्रोडक्टिव वेजेस ले लिया, मैंने मैनेजर की वो वाली सैलरी ली जो कि फैक्ट्री में यूज हुई है, ठीक है तो ये सारी चीजें तुम पॉइंट वाले ध्यान में रखना। वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग स्टॉक और फिनिश्ड गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक दिया था तो मैंने वो भी चीजें कंसीडर की थी, और बाकी सारी चीजें तो कैजुअल है। डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी का ऑफिस में गया, सॉरी फैक्ट्री ओवरहेड्स में गया, ऑफिस बिल्डिंग का जो है ऑफिस ओवरहेड्स में गया, और शोरूम का कहा गया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में, क्यों क्योंकि शोरूम है वो सेलिंग के लिए बनाई जाती है ना। तो ये सारी बातें हमने की है, ठीक है। नेट प्रॉफिट हमारा भी 19,500 आ गया है, ठीक है तो यहां तक हम लोग ठीक है एंड कर देते हैं वीडियो को। वैसे मेरा मन नहीं था, ठीक है मैं आज करा देता 9 10 12 क्वेश्चन तक तो कर ही लेते हैं हम लोग, पर ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है भाई शुरू की बात है, जस्ट इनिशियली स्टार्ट किया तो थोड़ा सा एक्सर्शन कर रखते हैं, आगे चल के तो क्लासेस बड़ी हो ही जाएगी। तो इस वीडियो में हम लोग इस लेक्चर में इतना ही करते हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में विल कंटिन्यू, ठीक है टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चंस और फर्दर मोर कॉन्सेप्ट्स, ठीक है तो गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।